मेरी इंतहाई निगारिश यही है कि तेरे नाम से खुदा करता हूँ। एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़े फिर इंशाल्लाह शुरू करते हैं। आज के ट्रेनिंग सेक्शन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन पे बात करने से पहले यू नो दैट आप लोगों को मालूम है कितने लोग पुराने बैठे हैं, रेज योर हैंड्स। अच्छा माशाल्लाह काफ़ी लोग पुराने मौजूद हैं। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होता है कि हमने पर्पस बनाना होता है, मकसद बनाना होता है कि हम यहाँ पे क्यों इकट्ठे हैं, हमारे इकट्ठे होने का क्या मकसद है, हम क्या करना चाहते हैं, क्या पर्पस है। उन मकासद को अचीव करेंगे हम उसके बाद। जिस तरह आज हम किस लिए इकट्ठे हैं, वी वांट टू प्रमोट एक्सीलेंस इन एजुकेशन। तो एक्सीलेंस इन एजुकेशन कैसे पता चलेगा कि एजुकेशन अच्छी हो गई है? कैसे पता चलेगा कि एजुकेशन अच्छी हो गई है? शाबाश, ऊंचा जरा। बच्चों के रिजल्ट से पता चलेगा कि एजुकेशन, तरबियत से पता चलेगा और बिहेवियर से पता चलेगा एजुकेशन अच्छी हो गई है। असेसमेंट से पता चलेगा एजुकेशन अच्छी हो गई है। अच्छा, मैं एक सवाल आप लोगों के सामने रखता हूँ कि एक बच्चे को बुखार हो गया है और हमने उसका बुखार चेक करना है, तो मैं आपको कहता हूँ जाओ, भाग के जाओ वहाँ से वेट मशीन उठा लाओ। मैंने आपको कहा है कि बच्चे का बुखार चेक करना है, जल्दी से जाएं और वेट मशीन उठा के ले आएं। थर्मामीटर से होगा। क्यों? वेट मशीन से क्यों नहीं हो सकता? मखसूस है पैरामीटर। मतलब अगर हमने टेम्परेचर को गेज करना है तो उसको गेज करने का पैरामीटर जो है वो थर्मामीटर है। और वेट मशीन किस लिए? वेट को गेज करने के लिए और लेंथ को गेज करने के लिए मेजरिंग टेप, राइट नाउ। तो इसी तरह हमें एजुकेशन के अंदर अगर उन पैरामीटर्स का नहीं पता, उन मेजरिंग गेज का नहीं पता कि वो कौन सा गेज लगाएंगे, तो हमें मालूम होगा कि बच्चे की एजुकेशन एक्सीलेंस हो रही है या नहीं हो रही। एक तो हमने आज उसको आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा गेज है, वो कौन सा पैमाना है, जिस पैमाने को, जैसा अभी आपने बड़ा खड़क के कहा, मैंने कहा कि जाएं और वेट मशीन ले आएं, तो आपने कहा नहीं, वेट मशीन नहीं, थर्मामीटर। तो किधर गई आपकी शाइनेस? वो कहते हैं ना शाई, भाई कॉन्फिडेंस नहीं है। तो बेसिकली कॉन्फिडेंस की बैक में जो चीज़ पड़ी होती है वो तो नॉलेज होता है। नॉलेज कॉन्फिडेंस दे रहा होता है। आपको जिस चीज़ का नॉलेज होता है उसमें तो आप ऐसी बात करते हैं कि आप किसी को सांस भी नहीं लेने देते, फिर शाइनेस खत्म हो जाती है। और जिस चीज़ का नॉलेज नहीं होता वहाँ पे आप शाई नजर आते हैं। चाहे कोई भी फील्ड हो, चाहे वो जितना मर्जी बड़ा आदमी हो, उसको जितना मर्जी कॉन्फिडेंस हो। तो इसलिए हम ये करना क्यों चाहते हैं? टू सीक द प्लेयर ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए। आप एक्सीलेंस इन एजुकेशन क्यों प्रमोट करना चाहते हैं? सैलरी के लिए? अगर सैलरी के लिए नहीं करना चाहते, अगर आप भी अल्लाह की खुशनुदी हासिल करना चाहते हैं, तो फिर आपको काम कैसे करना होगा? आपको काम बड़ा जान लगा के, बड़ी मेहनत से करना होगा, बड़ी कमिटमेंट के साथ करना होगा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, टुडे आई एम लेट। मैं जिस वजह से लेट हुआ हूँ, मैंने सर को वो रीज़न बताया, नहीं तो मैं अपनी कमिटमेंट पूरी करता हूँ। कल मेरी DPS शोरकोट में ट्रेनिंग थी और मैं 8 बजे का टाइम था, तो मैं 8 बजे वहाँ पे मौजूद था। लेकिन आज मैं अपने टाइम से आधा घंटा लेट पहुँचा, तो वो रीज़न मैंने सर को बता दी है। तो ये मेरी कमिटमेंट है। ये कमिटमेंट शो करेगी कि मैं क्या अल्लाह की खुशनुदी हासिल करना चाहता हूँ। तो जो टीचर स्कूल में लेट आता है,
जो टीचर सही कंसंट्रेट नहीं करता अपनी क्लासरूम के अंदर, जो टीचर जान नहीं मारता अपनी क्लासरूम के अंदर, जिस टीचर को ये नहीं पता कि मेरे किस बच्चे को मेरा कितना एनर्जी चाहिए, तो इसका मतलब है वो तो इससे फेमिलियर ही नहीं है टू सीक द प्लेयर ऑफ अलमाइटी अल्लाह। और आपको पता है कि अल्लाह की खुशनुदी किस बात में है? अल्लाह की खुशनुदी किस बात में है? अल्लाह की खुशनुदी इस बात में है, हकूकुल्लाह और हकूकुल्लाह तो 10% में पूरे हो जाते हैं। अल्लाह कहता है कि नमाज पढ़ो 5 वक्त की, परहेजगारी इख्तियार करो, नमाज रोज़ा, और अगर कुछ नहीं कर सकते तो खामोश हो जाओ। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं कभी भी अपने खामोश रहने की वजह से शर्मिंदा नहीं हुआ। मैं जब भी शर्मिंदा हुआ हूँ अपने खामोश ना रहने की वजह से हुआ हूँ। तो इसका मतलब असल काम क्या है? दिस इज द इंडिकेटर। ये वो इंडिकेटर है जो बताएगा कि एक्सीलेंस इन एजुकेशन आ रही है या नहीं आ रही। ये रिजल्ट कुछ नहीं करेंगे। अगर आपके बच्चे की इखलाकियात डेवलप हो रही है, बिहेवियर बन रहा है, तो आप इस बात को समझ लें कि आपके बच्चे में एक्सीलेंस इन एजुकेशन प्रमोट हो रही है। क्योंकि हम किसको सर्व करना चाहते हैं? इस्लाम और पाकिस्तान को। वो कब होगा? जब तालीम अच्छी होगी। और तालीम कब अच्छी होगी? जब आपके बच्चे के 90% हकूकुल अबाद ठीक हो जाएंगे। अब आपको पता है कि हमारा बच्चा बहुत एंटेंगल्ड है। एंटेंगल्ड कहाँ से हो रहा है? एंटेंगल्ड कहाँ से हो रहा है? घर से हो रहा है। माओ ने बच्चों को बहुत ज़्यादा पेम्पर्ड कर दिया है। बैग भी खुद तैयार करके देती हैं, टिफ़िन भी उसमें खुद डाल के देती हैं, वापसी में टिफ़िन भी खुद निकालती हैं, यूनिफॉर्म भी खुद पहनाती हैं, यूनिफॉर्म भी खुद। अब ये किसका रोल है? माँ का। तो टीचर का क्या रोल है? टीचर ने इसके एंटी काम करना है। टीचर ने बच्चे को इस बात के लिए तैयार करना है अपनी तालीम के जरिए। जो वो आज एजुकेशन का पेज पढ़ाएगी, उस पेज के जरिए उसने बच्चे को किस पे लेके जाना है कि बच्चा यूनिफॉर्म खुद तैयार करे, बच्चा शूज़ खुद पहने, बच्चा अपने शूज़ खुद अपनी जगह के पे रखे, बच्चा अपना यूनिफॉर्म सही जगह पे जाके हैंग करे, बच्चा अपना बैग खुद तैयार करे, बच्चा अपना टिफ़िन खुद तैयार करे, बच्चा अपना टिफ़िन खुद जाके निकाले, बच्चा उस टिफ़िन को खुद जाके वॉश करे। मुझे एक बात बताएं कि जो बच्चा पानी का एक गिलास खुद नहीं उठा के पी सकता, तो हम कैसे कहें कि वो कौम के लिए अच्छा होगा? यू गॉट माई पॉइंट? तो दिस इज द ओनली इंडिकेटर विच वी आर गोइंग टू गेज, जिसको हम गेज करेंगे। अब आइडियोलॉजी आप सबको पता है। आइडियोलॉजी क्या है हमारी? बताएं, शाबाश, पुराने लोग बताएं। वर्ड्स मीनिंग का सेशन नहीं चल रहा। शाबाश बच्चों, मैं हमेशा उस आइडियोलॉजी पे बात करता हूँ, हर सेशन में उस आइडियोलॉजी पे बात करता हूँ, आपको बार बार लिखवाता हूँ वो आइडियोलॉजी। मैं कहता हूँ उस आइडियोलॉजी को लिख लो, रट लो कि बच्चे ने 17 साल इंग्लिश लाजमी के तौर पे पढ़ी, बच्चा ना इंग्लिश लिखने के काबिल हुआ ना बोलने के काबिल हुआ। वो कौन सा इंडिकेटर है जिसने हमें मजबूर किया कि हम इस तरह से काम करना शुरू करें, हम अपने काम की तरतीब को बदलें? वो ये वाला इंडिकेटर है कि हमारी चीज़ें काम नहीं कर रही, हम नए साइंटिस्ट नहीं बना रहे। यहाँ पे साइंस के टीचर्स मौजूद होंगे, ठीक है? तो अब करना क्या है? आपको पता है, किसी को पता है कि वाई करिकुलम ऑफ पाकिस्तान इंटीग्रेटेड साइंस एंड सोशल स्टडी कंबाइंड 1 2 3 में 1 2 1 2 3 के अंदर 1 2 3 के अंदर पहले आप साइंस ज़्यादा पढ़ाते थे, आवाज आ रही है सबको? और सोशल स्टडी को। अब 1 2 3 में साइंस और सोशल स्टडी को पढ़ा रहे हैं कि नहीं? साइंस और सोशल स्टडी। और 4 में साइंस और सोशल स्टडी
सेपरेट डिसिप्लिन है। तो जब तक मेरा साइंस टीचर बेस को नहीं समझ के आएगा, वो आगे साइंस कैसे पढ़ाएगा? क्या ये कोई दूसरे मुल्कों में भी किया जा रहा है? इज इट डन एनीवेयर इन द वर्ल्ड? ये सवाल है या नहीं है? साइंस और सोशल स्टडी 1 2 3 के टीचर मौजूद है यहां पे? हाथ खड़ा करें। साइंस और सोशल स्टडी कैसे पढ़ा रहे हैं? सेपरेट है। जीके के नाम से, साइंस के नाम से, लेकिन जीके के नाम से होगी ना, जीके साइंस और जीके सोशल स्टडी। अच्छा, जीके साइंस होगी जो आपकी वो चैप्टर 11 से स्टार्ट हो रही होगी, और जीके सोशल स्टडी चैप्टर 1 से स्टार्ट हो रही होगी। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि आपकी साइंस और सोशल स्टडी इकट्ठी है, क्योंकि वो फिर तो अगर साइंस और सोशल स्टडी एक अलग डिसिप्लिन के तौर पे होता तो आपका चैप्टर 11 ना लगा होता डायरेक्ट साइंस में, चैप्टर 1 से शुरू होता। तो ये बात समझ में आ गई आपको? अच्छा, ये हेलो हेलो हेलो, ये किया इसलिए गया है, several countries integrate science and social studies into a general knowledge or thematic curriculum for the early grades। पूरी दुनिया के अंदर ये प्रैक्टिस चल रही है। दुनिया के डेवलप कंट्री पिछले 10-15 साल से साइंस और सोशल स्टडी को इंटीग्रेट करके पढ़ा रहे हैं, इकट्ठा करके पढ़ा रहे हैं। क्योंकि हमने जब देखा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम फेलियर की तरफ जा रहा है, तो हमने क्या किया, हमने जब नया कैरिकुलम डिजाइन किया तो हमने उसमें इंटरनेशनल ट्रेंड्स को देखा कि इंटरनेशनल मार्केट किधर ट्रेंड कर रही है। जो बच्चा आज हमारे पास आ रहा है वो जवान होगा 2035-40 में, तो 2035-40 में दुनिया कैसे होगी, हमने उस विजन को अपने माइंड में रख के नए कैरिकुलम को डिजाइन किया। और हमने उसमें ये देखा सबसे बड़ा एजुकेशन सिस्टम किसका है? फिनलैंड का है। वी ऑब्जर्व दैट कि फिनलैंड में भी साइंस और सोशल स्टडी एक कंबाइंड डिसिप्लिन में पढ़ाए जा रहे हैं। यूएसए में, यूके में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, सिंगापुर, न्यूजीलैंड एंड इंडिया। पीछे एक रिसेंटली सर्वे आया हुआ, उस सर्वे के अंदर उन्होंने चेक किया कि कितने ममालिक ऐसे हैं जिनकी प्रैक्टिसेस इस्लाम की तालीमात के मुताबिक हैं। तो आपको पता है उसमें नंबर 1 पे कौन आया? न्यूजीलैंड। नंबर 2 पे कौन आया? फिनलैंड, फिर आइसलैंड। और ये सर्वे पड़ा नेट के ऊपर, और ये सर्वे किसने किया है? हसन अस्करी ने, यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के प्रोफेसर हैं। तो ये सारी चीजें कहां से की? साइंस और सोशल स्टडी से। क्योंकि साइंस आपको क्या नॉलेज देता है? वर्ल्ड अराउंड अस का। और सोशल स्टडी क्या? आपका बिहेवियर, आपका सिविक सेंस। तो इसलिए पहली बात ये समझ लें कि जो कैरिकुलम है उसने क्या कर दिया, इन दोनों को मर्ज कर दिया। इस मर्ज करने का मकसद क्या था? मर्ज क्यों किया गया? कौन सी चीजें सामने आई जब मर्ज करके पढ़ाया गया? तो सबसे पहले देखा गया पाकिस्तान मर्जिंग साइंस एंड सोशल स्टडी इनटू अ कंबाइंड कैरिकुलम फॉर अर्ली ग्रेड्स फॉर सेवरल रीजन। सबसे पहले बच्चे की होलिस्टिक लर्निंग। एंड व्हाट इज होलिस्टिक? होलिस्टिक होता है बच्चे के बिहेवियर पे, बच्चे की सोशल डेवलपमेंट, बच्चे की इमोशनल डेवलपमेंट, बच्चे की पर्सनल डेवलपमेंट, बच्चे का बिहेवियर, बच्चे का एटीट्यूड। ये सारी चीजें किस में आती हैं? होलिस्टिक लर्निंग में। उसके बाद डेवलपमेंट अप्रोप्रिएटनेस, उसके बाद बेसिक स्किल फाउंडेशन, रिसोर्स एफिशिएंसी, एंगेजमेंट एंड इंटरेस्ट। ये वो ट्रेड्स हैं जिसकी वजह से साइंस और सोशल स्टडी को कंबाइन किया। समझ आई या नहीं आई बात? किस वजह से? हर चीज के पीछे आपको बैकग्राउंड टीचर को पता होना चाहिए। जब यहां पे पिक्चर क्लियर होगी पढ़ाने में आसानी होगी, जब कंफ्यूजन नहीं होगी। हमारा सबसे बड़ा मसला यह है कि हम हर चीज में कंफ्यूज हैं। अब मुझे बताएं, एक कंफ्यूज आदमी क्या करेगा? हम पढ़ने में कंफ्यूज हैं, हम पढ़ाने में कंफ्यूज हैं, हम घर के मामलात में कंफ्यूज हैं,
हमारी डिसीजन मेकिंग है ही नहीं, हम हर चीज को एक अजीब अंदाज में टैकल करते हैं। तो पहली चीज मैंने आपको क्या बताई कि करिकुलम क्यों कंबाइन किया गया, क्यों सोशल स्टडी और साइंस को एक डिसिप्लिन में डाइवर्ज किया गया, मर्ज किया गया। फिर मैंने आपको उसका मकसद भी बता दिया, क्योंकि इससे क्या होता है, बच्चे की हॉलिस्टिक लर्निंग होती है, डेवलपमेंटल अप्रोप्रिएटनेस आती है बच्चे के अंदर, बेसिक स्किल फाउंडेशन होती है, रिसोर्स एफिशिएंसी, इंगेजमेंट एंड इंटरेस्ट, एंड cultural and social context. The goal of merging science at the early education stage is to create a more effective, engaging learning environment that prepare children for more later grades. क्योंकि आगे साइंस और सोशल स्टडी को क्या होना है, और आप ग्रेड 4 से लेके ग्रेड 8 तक साइंस और सोशल स्टडी को 6 के अंदर वो सोशल स्टडी को मजीद डिवाइड कर देता है हिस्ट्री एंड जियोग्राफी के अंदर, और 9th के अंदर आपकी साइंस को वो क्या करता है, मजीद डिवाइड कर देता है। किसमें? बायो में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, कंप्यूटर साइंस में। अब ये सारी कहानी समझ आई। अब नेक्स्ट, सबसे पहले हमें पता है व्हाट इज द साइंस। द वर्ड साइंस इज कमिंग फ्रॉम द लैटिन वर्ड साइंटिशिया। द वर्ड साई, SCI, लातिन का ये वर्ड है, लातीनी का, जिसका मतलब अंडरस्टैंडिंग है। साइंस का मतलब क्या है? अंडरस्टैंडिंग। जैसे द वर्ड बायोलॉजी कमिंग फ्रॉम द बायोलोगोस। These are the two Latin words, bio, life, logos. The word chemistry coming from theme. तो क्योंकि एजुकेशन ज्यादा कहां से आई? लातिन में से, यूनान में से। तो इसलिए हम अगर इस एक लफ्ज का मतलब समझ लें कि आप साइंस पढ़ाते हैं, अगर आप रट्टे लगवाते हैं साइंस पढ़ाते हुए, तो आप साइंस पढ़ाते हैं। क्योंकि साइंस का मतलब क्या है? साइंस का मतलब क्या है? तो अगर आप बच्चे को अंडरस्टैंडिंग नहीं करवा रहे, तो आप साइंस, आप सोशल स्टडी। अब साइंस तो, अब ये सोशल स्टडी कहां से आया? द टर्म सोशल स्टडी इज कमिंग फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। वहां पे एक एजुकेशनल रिफॉर्म मूवमेंट आई 20th सेंचुरी के अंदर। उसके अंदर उन्होंने एक टर्म वो मुतारिफ करवाई, दैट इज द सोशल स्टडी। मकसद सोशल रिलेशनशिप ऑफ द इंडिविजुअल विद द सोसाइटी। सोसाइटी के साथ किसी भी इंडिविजुअल का जो सोशल रिलेशनशिप है, उसको किस में पढ़ाया गया? सोशल स्टडी। तो हमारी सोशल स्टडी क्या ये ऑब्जेक्टिव पूरे कर रही है? अभी जब मैं आपको आगे जाके सोशल स्टडी के टॉपिक्स दिखाऊंगा, तो आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या बात कहना चाहता हूं सोशल स्टडी के हवाले से। अब उसके बाद सोशल स्टडी जो है वो एक एकेडमिक डिसिप्लिन है जो ह्यूमन सोसाइटी, जो इंसानी माशरे और उसके साथ हमारा जो रिलेशनशिप है उसके ऊपर काम करती है। तो अगर मेरी सोशल स्टडी ये नहीं कर रही, पहली बात तो ये कि मैं सोशल स्टडी पढ़ा नहीं रहा। अब वो कौन सी सोशल स्टडी है? देखिए, दो चीजें मौजूद हैं। अब साइंस की जो ब्रांचेज हैं, फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस, सोशल साइंस और फॉर्मल साइंसेज। मुझे अभी तक याद है, मैंने यहाँ पे थोड़ी देर का सेशन एक किया था जिसमें मैंने आपको स्ट्रैंड्स समझाए थे। ये स्ट्रैंड्स हैं। आगे इसके ऊपर पूरी डिटेल बात करूंगा कि स्ट्रैंड से स्टैंडर्ड कैसे बनता है, स्टैंडर्ड से बेंचमार्क कैसे बनता है, और बेंचमार्क से एसएलओ कैसे बनता है। फिर आपको एसएलओ पढ़ाना आएगा जब आप इस केमिस्ट्री को समझोगे कि किसी भी चीज की डेवलपमेंटल प्रोग्रेस कैसे हो रही है। अब ये आपके फैसलाबाद बोर्ड का नोटिफिकेशन है, ये आपकी वेबसाइट पे पड़ा, मैंने भी वहीं से डाउनलोड किया है। वैसे तो पंजाब के जो 9 बोर्ड्स हैं उनके नोटिफिकेशन सेम है। ये मैंने
25 का निकाला है। ये अब भी आपकी वेबसाइट के ऊपर पड़ा है। जो वेबसाइट खोलेंगे F22 की तो उसके ऊपर ये नोटिफिकेशन पड़ा है कि जो पेपर है वो 30% किस में होगा, 50% और 20%। अगर मेरा टीचर क्लासरूम के अंदर इन 3 चीजों का जिक्र नहीं कर रहा बच्चे के साथ, किस किस का, नॉलेज का, अंडरस्टैंडिंग का, एप्लीकेशन का, तो ना मेरा बच्चा इस काबिल होगा कि वो कल पेपर अटेम्प्ट कर सके और ना वो पेपर अटेम्प्ट कर सकेगा। ठीक है, तो ये 3 चीजें क्या है, शाबाश, कौन बताएगा? नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन। एग्जैक्टली, दिस इज अ ब्लूम टेक्सोनॉमी। और चूंकि ये मैं पहले भी आपको करवा चुका हूं। अच्छा, जरा पूछिएगा, इसके साथ, लैपटॉप के साथ स्पीकर अटैच हो सकता है? अब मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू किसका दूंगा, ब्लूम टेक्सोनॉमी का। और ये अगले लेवल की है, ये उस लेवल की जो आज मैं ब्लूम टेक्सोनॉमी आपको पढ़ाऊंगा चंद स्लाइड्स के अंदर, ये उस लेवल की है कि आप बच्चों को क्लासरूम के अंदर ब्लूम टेक्सोनॉमी अप्लाई कैसे होगी। क्या कहा मैंने? ब्लूम टेक्सोनॉमी अप्लाई कैसे होगी। डू यू नो दैट व्हाट इज अ ब्लूम टेक्सोनॉमी? बेंजामिन ब्लूम, इन्होंने क्लासिफिकेशन ऑफ द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए और थ्योरी ऑफ द मास्टरी लर्निंग डिसाइड की। असल बात ये है कि ब्लूम टेक्सोनॉमी की कितनी डोमेन्स ऑफ लर्निंग हैं? 3। कौन कौन सी? कॉग्निटिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। एंड कॉग्निटिव डोमेन इज रिलेटेड विद माय थिंकिंग। अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, एक्शन। अब मैंने अगर एक्शन ठीक करना है बच्चे का, आपका, अपना, तो मेरा एक्शन कहां से जनरेट होगा? मेरे फीलिंग्स और इमोशंस के। इसका मतलब मेरा एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय माय फीलिंग्स एंड इमोशंस। आपने देखा होगा इसराइल के अंदर जो बर्बरियत हो रही है, वहां पे जिस तरह बच्चों को ज़िबा किया जा रहा है, काटा जा रहा है। अब अगर जिसके बच्चे को मारा है उन्होंने, उसके हाथ में बंदूक पकड़ा दूं तो वो क्या करेगा? वो उसका रिएक्शन देगा, उस एक्शन का रिएक्शन देगा। अगर आपके हाथ में पकड़ा दूं तो आप वो बंदूक नहीं चलाओगे। क्यों? क्योंकि उसकी जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, और आपके फीलिंग, हाँ, आप में जिनके पास औलाद है, उसके बच्चे को अगर पकड़ूं सख्ती से, तो फिर वहां पे उनके फीलिंग और इमोशन से उसकी अम्मा का जो रिएक्शन क्रिएट हो रहा होगा वो एक्शन होगा। आपकी बहन को पकड़ूं सख्ती से, भाई को सख्ती से हाथ रखूं, जो आपके कान लाल होंगे वो किसी दूसरे के लाल नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, माई एक्शन इज कंट्रोल्ड विद माई फीलिंग्स एंड इमोशंस, एंड दीज फीलिंग्स एंड इमोशंस आर कमिंग फ्रॉम माई थिंकिंग, कि मैं सोचता क्या हूं। आज भी आप अपने किसी प्यारे को अपने ज़हन में लाओ, सोचो सिर्फ, तो आपकी फीलिंग्स और इमोशंस बदल जाएंगे और आपका एक्शन, आप अजीब सा बिहेव करना शुरू कर दो। राइट नाउ, तो कुल मिला के बात क्या हुई कि मेरा एक्शन, माई एक्शन इज कंट्रोल्ड विद माई फीलिंग एंड इमोशंस, एंड माई फीलिंग्स एंड इमोशंस कमिंग फ्रॉम माई थिंकिंग। तो ठीक किसको करना है? एक्शन को करना है, फीलिंग्स एंड इमोशंस को करना है, या थिंकिंग को? नहीं समझ आई? आसान मिसाल देता हूं। आपका गला खराब है, बहुत सख्त गला खराब है, तो आपको बुखार हो गया है। डॉक्टर को इलाज आपके बुखार का करना चाहिए, आपके गले का करना चाहिए? अंडर काज रूट को खत्म करना होगा, तब टेम्परेचर सेटल होगा, क्योंकि टेम्परेचर इज ओनली द इंडिकेटर ऑफ सम अंडर काज रीजन। आपको जब टेम्परेचर होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई अंडर काज रीजन होती है कि आपका क्यों जो है वो जो रेगुलेट कर रहा है टेम्परेचर को, उसने उसको
हाइपर कर दिया या हाइपो कर दिया। इसी तरह अगर इस बात की समझ आ गई तो मेरा काम आसान होगा कि माई एक्शन इज कंट्रोल्ड विद माई फीलिंग्स एंड इमोशंस। ऑक्स केबल जी, ब्लूटूथ भी है हाँ कर ले। माई फीलिंग्स एंड एक्शन इज कंट्रोल्ड, माई एक्शन इज कंट्रोल्ड विद माई फीलिंग एंड माई फीलिंग एंड इमोशन इज कंट्रोल्ड विद माई। तो किसको कंट्रोल करूं? थिंकिंग को कंट्रोल करूं। तो इसका मतलब यह है कि देयर इज नो नीड टू वर्क ऑन द साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन पे कौन काम करेगा? टीचर। अफेक्टिव डोमेन पे कौन काम करेगा? टीचर। और इन दो डोमेन्स पे काम करके बच्चे की कॉग्निटिव डोमेन को ठीक करेगा। अभी उसको मैं मजीद आपको अच्छे तरीके से समझाता हूं। यहीं पे लिखे ना ब्लूटूथ टाइप कर ले, इधर ही ना स्टार्ट मेन्यू में जाएं, ब्लूटूथ टाइप करें। इसको बंद करें ना। Add Bluetooth or other devices. वो ऑन नहीं है। यहाँ से ऑन करे जाके, इसको क्लिक करें, इधर से ऑन होगी, इधर करें ना, ठहर जाए, इधर कंट्रोल दबाइएगा। पहले तो इसका व्यू ठीक करें, व्यू इसका खराब हुआ। केबल है लेकिन वो छोटी है तो सब पहुंच नहीं। तो आप अच्छा ठीक होगा। हम माइक रख देते हैं ये, आपके उस कॉर्डलेस है ना, वो रख देते हैं इधर। माइक है, जब मैं ये चलाऊंगा ना, आप कॉर्डलेस माइक इसके पास रख देना। तो हम ब्लूम टेक्सोनोमी के एक और अंदाज में समझते हैं। ये कमर्शियल मैंने आपको पहले भी दिखाई है, किस किस ने देखी हुई है ये? अब देखिएगा इस पे ब्लूम टेक्सोनोमी कहाँ पे है। पहले आपने तवज्जो के साथ इस पूरी कमर्शियल को देख लेना है, और उसके बाद फिर इस कमर्शियल को मैं अलग-अलग करके दिखाऊंगा, पार्ट्स के अंदर दिखाऊंगा कि आपकी कौन सी कमर्शियल किस चीज़ पे काम कर रही है। ये टिपिकली डिजाइन्ड ऑन ब्लूम टेक्सोनोमी। आप देखिएगा, सर किधर गया? मैंने उनको कहा था जरा माइक अटैच कर दें यहाँ पे। अच्छा, मैं आपको ब्लूम टेक्सोनोमी को थोड़ा सा मजीद समझा दूं। अब ब्लूम टेक्सोनोमी की कॉग्निटिव डोमेन के 3 लेवल्स हैं। हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चले जाते हैं। एक तो आपने पढ़ा साइकोमोटर डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और कॉग्निटिव डोमेन। आगे कॉग्निटिव डोमेन्स के 6 लेवल है। कितने लेवल्स हैं? 6 लेवल्स। सबसे पहले लेवल को हम क्या कहते हैं? रिमेम्बरिंग। दूसरे को अंडरस्टैंडिंग और तीसरे को एप्लीकेशन, अप्लाइंग। अब नॉलेज की क्या होती है? रिमेम्बरिंग होती है। नॉलेज की क्या होती है? रिमेम्बरिंग होती है। उसके बाद उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है और फिर उसकी एप्लीकेशन होती है। मैं एक चैप्टर पढ़ा रहा हूं या एक मजमून पढ़ा रहा हूं कायदे आजम का। मैं कहता हूं कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना कब पैदा हुए, तो ये क्वेश्चन किसका है? नॉलेज का सवाल है, क्योंकि इसमें आप रद्दो बदल नहीं कर सकते। अगर मैं कहता हूं कि कायदे आजम ने कैसी जिंदगी गुजारी, इसमें आपने बच्चे को खुला छोड़ दिया है कि बच्चे को जो समझ में आया बच्चा वो
लिख ले। और द थर्ड स्टेज इज, और एप्लीकेशन का सवाल क्या होगा कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जिंदगी से हमें क्या सबक मिलता है। तो ये क्या हो गया। अच्छा, मैं मैथमेटिक्स में चला जाता हूं, मैं विरासत का चैप्टर पढ़ाना शुरू कर देता हूं। मैं कहता हूं विरासत के अंदर 1/8 बीवी का हिस्सा होता है, बहन का 1 हिस्सा होता है और भाई के 2 हिस्से होते हैं। तो ये क्या है, ये नॉलेज है। और मैं कहता हूं इसी तरह हमने किस तरह निकालनी है, भाई का हिस्सा कैसे निकालना है, बहन का हिस्सा कैसे निकालना है, बीवी का हिस्सा। तो ये क्या हो गया, अंडरस्टैंडिंग। इसकी एप्लीकेशन बताएं शाबाश। वो तो निकाल लिया, वो तो अंडरस्टैंडिंग है उसकी। जब वो बड़ा होकर अपनी बहन को विरासत में से हिस्सा देगा, दिस इज एप्लीकेशन। और टीचर को करना क्या है कि जब वो पढ़ा रही होगी विरासत का चैप्टर, तो बार बार इसका जिक्र कर रही होगी कि बेटा ये इसलिए नहीं पढ़ा रही कि आपने इम्तिहान में हल करना है, इसलिए पढ़ा रही हूँ कल बड़े होके अपने बहन भाइयों और माँ को खुशी से विरासत में से हिस्सा देना है, क्योंकि ये किसने मुकर्रर किया है, अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया है। अब देखिए ना, इस्लाम जो है ना एक मुकम्मल ज़ाब्ता इखलाक है, एक कोड ऑफ कंडक्ट है पूरा। आपका जितना भी कानून है, आपकी जितनी भी जुरिस्प्रूडेंस है, वो सारी कहाँ से अखज़ की गई है, कुरान से निकाली गई है, ठीक है। और उसमें जुरिस्प्रूडेंस में जो हम पहला लेसन पढ़ते हैं, उसमें जो सॉवरेन है, सॉवरेनिटी, वो सिर्फ अल्लाह की है। हाकमियत आला कौन है, अल्लाह है। सॉवरेन पावर कौन सी है, अल्लाह है। कोई भी चीज जो अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ आएगी, कानून उसको रद्द करता है। जैसे रिसेंटली एक डिसीजन आया कादियानियत के ऊपर, तो उसको क्या कर दिया गया, उसको रद्द कर दिया गया। चूंकि कानून के अंदर, इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस के अंदर, चूंकि हमारे पाकिस्तान में क्या पढ़ाया जाता है, नॉट इंग्लिश जुरिस्प्रूडेंस, हम इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस पढ़ते हैं, तो उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर ये लिखा गया है। तो इसलिए जब आप बच्चे को पढ़ाने जा रहे हो, तो आपने बच्चे को एक पर्सपेक्टिव के अंदर नहीं पढ़ाना, आपने बच्चे को मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव के अंदर एक ही चीज को, वो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप बच्चे को किस किस एंगल से चीजें सिखाओगे। अब एक औरत किसी बुजुर्ग के पास गई, अब मुझे ना पूरा याद नहीं कि वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई या किसी औलिया अल्लाह के पास गई, और उसने जाके कहा कि इस्लाम तो बिल्कुल बराबरी का दीन है ना, आप कहते हैं इस्लाम बिल्कुल बैलेंस करता है हर चीज के अंदर। तो इस्लाम ने कहीं पे नहीं मर्द को कहा कि वो औरत की अताअत करे, कि वो बीवी की अताअत करे। हर जगह पे बीवी को कहा कि वो किसकी अताअत करे, शौहर की अताअत करे। हर जगह पे जिक्र है कि वो नाफरमानी ना करे, फर्मा बरदारी करे। तो यहाँ पे फिर इस्लाम ने ये एक मतलब यूनिक सा बिहेवियर क्यों अडॉप्ट किया। तो उसने पूछा आपके कितने बेटे हैं, उसने कहा 3। उसने कहा इस्लाम ने तुम्हें एक मर्द की अताअत का हुक्म किया और 3 मर्दों को तुम्हारी अताअत का हुक्म किया। 3 मर्दों को कहा कि तुमने इसकी अताअत करनी है, अगर तुमने इसकी अताअत नहीं की तो तुम्हें क्या नहीं मिलेगी, और जन्नत कहाँ रख दी, माँ के कदमों में। तो उसने कहा इस्लाम ने तो तुम्हें ज्यादा पावरफुल कर दिया। तो ये वो चीजें हैं कि हमने जब भी किसी चीज को करवाना है तो उसके सारे पर्सपेक्टिव देखने हैं, उसको एक एंगल से नहीं देखना। मैथमेटिक्स के अंदर क्या एक सवाल एक तरीके से हल होता है? और मैं आपको बताऊं कि मैथमेटिक्स बेसिकली हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सिखाता है, और वो हमें ये सिखाता है कि जब किसी मसले को, किसी लाइफ के मसले को बार बार हल करने के लिए, बार बार हल करने के लिए हम नहीं कर पाते और वो मसला हल नहीं करता होता, तो मैथ ये बताते हैं कि इसके और भी कई सॉल्यूशन है, लेकिन हमने ट्राई नहीं किए। हम किसी और तरीके से,
बता दें आज तक कभी कोई मैथमेटिक्स का ऐसा क्वेश्चन जो हल ना हुआ, कोई क्वेश्चन बता दें। आप नहीं हल करोगे तो कोई और हल कर लेगा, और नहीं तो कोई और, कोई और नहीं तो कोई और। फर्क इतना है कि आपको उसकी मेथोडोलॉजी का इल्म हो। आइए अब हम आगे थोड़ा सा ब्लूम टैक्सोनॉमी को ऐसे ही देख लेते हैं। हो गया? देखिएगा स्पीकर की तरह इसका। चलिए ओके, आपको समझ नजर तो आ रहा है ना। अब ये बच्ची क्या कर रही है, इसको मैं दोबारा से क्लिक करता हूँ। अब ये बच्ची को बेसिकली बाय डूइंग अप्रोच काम करवा रहे हैं। माँ ने देखा तो उसने कहा आई एम गोइंग टू हैंडल। बच्ची चूंकि नॉलेज बेस है, वो रटा लगाने की कोशिश कर रही है। वालिद ने कहा ये नहीं होगा, तो देखिए उसने कहा खुद से करो। अब बच्ची ने जब खुद से करने की कोशिश की है तो लोग हंस रहे हैं, दुनिया देख रही है, और इस डर से, ये देखिए दुनिया देख रही है, इस डर से वो अंदर चली गई है कि लोग मेरे पे हंस रहे हैं, दुनिया मुझे देख रही है। अब वो यहाँ पे कहेगी मेरी सारी दोस्तों को उनके वालिद ने गाड़ी चलानी सिखाई है, लेकिन किसी के वालिद ने ये तो नहीं सिखाया। और पीछे जो ट्रैक चल रहे हैं वो है सुनसान सड़क पे और भीड़ में भी, कि तुम्हारा ये टायर पंचर सुनसान सड़क में भी हो सकता है और भीड़ में भी, और कभी कभी तकदीर से भी। ठीक है, अब ये वो काम कर रहा है जो किसका है, ये किसका करने वाला काम है, इसकी बेटी के करने वाला काम है, फीमेल का काम है। अब देखिएगा वो कर रहे हैं, तो उसने आगे बताया, थानेदार ने कहा कि जरा नीचे कर देना आंच को। इन हाथों को सिखलाना है। वाई उसने कहा क्या जरूरत है, अगर नहीं आता तो। वालिद ने कहा अगर जरूरत पड़ेगी तो कौन करेगा। जिंदगी हमें खाना पकाने की इंस्ट्रक्शन तो दे सकती है, लेकिन मोहताजी से लड़ने की नहीं। और वो वालिद ही क्या जो अपनी ही बेटी को किसी का मोहताज होना सिखा दे। और देखें अपनी बेटी को किसी का मोहताज होना सिखा दे, वो वालिद ही क्या। इन हाथों को सिखलाना है, इन हाथों को सिखलाना है। इसमें थीम क्या है, इसमें ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या है। अब बच्ची ये क्या कहेगी, अच्छा है, मैं फिर से कोशिश करूं, फिर से ट्राई करूं। मैं अपने बच्चों को जिंदगी जीना सिखाएं, शान से मजे चख लो। अब इसके अंदर हुआ क्या है, उसने कहा पीछे जो ट्रैक लगा है, सुनसान सड़क पे भीड़ में भी, कभी कभी तकदीर में भी। अब किसी भी बाप की दुखती रख क्या होती है, और उसकी औलाद में सबसे सेंसिटिव पार्ट, जिसके लिए वो किसी को मार भी देगा और मर भी जाएगा, क्या, बेटी। और बेटी का सबसे सेंसिटिव पार्ट है या नहीं है, शादीशुदा से पूछो है या नहीं है, वालिद सबसे सेंसिटिव पार्ट। अब उसने कहा मुझे गाड़ी सिखाओ, वालिद ने कहा कि नहीं, पहले टायर खोलना सीखो, क्योंकि हो सकता है किसी सुनसान सड़क में तुम्हारा टायर पंचर हो जाए, तो भीड़ में हो गया तो फिर और मुसीबत। क्यों, क्योंकि हम जिस मुआशरे में रहते हैं, तुम किसी को उंगली पकड़ाओगे वो तुम्हारा हाथ पकड़ लेगा। अनसर्टेनिटी इतनी है इस सोसाइटी के अंदर।
तो उसने कहा कि सबसे पहले मैं तुम्हें स्किल सिखाऊंगा। कितने मैकेनिक हैं जो पहले गाड़ी चलाना सीखते हैं और फिर गाड़ी ठीक करना? कोई भी नहीं, एक भी नहीं। क्योंकि जब बच्चा गाड़ी का मैकेनिक बनने के लिए जाता है वो होते ही इतना छोटा सा है, उसके तो पैर ही नहीं पहुंचते, और वो गाड़ी जब ठीक करनी सीख लेता है गाड़ी चलानी खुद ब खुद आ जाती है, क्योंकि स्किल के अंदर नॉलेज खुद ब खुद मौजूद होता है। यही हमने करना है। ये देखिए साइकोमोटर डोमेन, ये अब टीचर है, इस कमर्शियल के अंदर ये क्या है? टीचर है, और आपके सामने वो बच्चा है जिसका बिहेवियर चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, क्यों? जब आप बच्चे को कंसेप्चुअल में कन्वर्ट करेंगे वो एकदम से गिरेगा नीचे, उसके 100/100 एकदम से गिरेंगे। वो 100/100 से 100/10 पे आएगा, 100/20 पे आएगा, 30 पे आएगा, और गिर के इस बच्चे की तरह रोना शुरू कर देगा और कहेगा कोई स्कूल ये तो नहीं कर रहा जो ये कर रहे। बात की समझ आई? तो अब टीचर ने क्या करना है? टीचर ने एक्शन करना है। जैसे इसने किया, इसने वो काम करके दिखाया जो उसके करने का था। इसने कभी जिंदगी में बिरयानी नहीं बनाई थी, इसने डब्बे पे इंस्ट्रक्शंस पढ़ना शुरू कर दी, और इसने, और घर के थानेदार भी आए, उसने कहा भाई क्या कर रहे हो? नीचे करो, आज नीचे करो। ठीक है, तो ये साइकोमोटर डोमेन पे काम कर रहा है, मतलब अपने एक्शन के जरिए वो अब इसमें क्या इनपुट करने जा रहा है? ये देखिए फीलिंग्स एंड इमोशंस। वो उसने फीलिंग्स और इमोशंस डाले, और जैसे ही फीलिंग्स और इमोशन डाले बच्चा आ गया। तो अफेक्टिव डोमेन डाली उसने, और आखिर में उसने क्या किया? ये देखें कि उसने अपने फीलिंग्स और इमोशंस के जरिए बच्चे की सोच को बदल दिया, और उसका बिहेवियर, ये देखें, थिंकिंग इज चेंज नाउ। पहले वो सोच रही थी कि ये तमाशा बना रहे हैं मेरे, और अब वही बच्चा क्या कह रहा है? मैं फिर से ट्राई करूं। तो मेरे टीचर को बेसिकली फिर से ट्राई कर। तो बेसिकली मेरे टीचर को ये करना है कि बाय डूइंग एक्शन, एडिंग फीलिंग्स एंड इमोशन, वी कैन चेंज द बिहेवियर। वी कैन चेंज और नॉट। आर यू रेडी टू चेंज द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट? अब आपको कभी ब्लूम टैक्सोनॉमी भूलेगी तो नहीं, जब भूले तो इस कमर्शियल को याद कर लीजिए कि इस कमर्शियल के जरिए ऐसी बहुत सारी कमर्शियल्स मौजूद हैं जो कोई ना कोई मैसेज दे रही है। आपने देखा होगा अक्सर बच्चे या अक्सर लोग बेसुध सवाल करना शुरू कर देते हैं, फजूल, इररेलेवेंट क्वेश्चन। ये सबसे बड़ा मसला है कि रेलेवेंट क्वेश्चन नहीं होता। तो उसके ऊपर एक कमर्शियल मौजूद है टीवी के ऊपर। अब कमर्शियलों को ब्लूम टैक्सोनॉमी के पैरामीटर में देखना शुरू करें, सोच के अंदर देखना शुरू करें। अब वो कमर्शियल मैं यहाँ पे भी दिखा सकता हूँ आपको, मैं आपको ऐसे सुना देता हूँ वो कमर्शियल। उस कमर्शियल के अंदर एक बॉस कुर्सी पे बैठे हैं, बड़े मतलब रोब वाले अंदाज के अंदर, बड़े डैशिंग अंदाज के अंदर। बाहर से वो ऑफिस बॉय आता है, उसके हाथ में ट्रे है और वो चाय रख के लाया है। उसने चाय टेबल पे रखी है, तो उसने ऐसे करके देखा है, कहते तुम नए आए हो यहाँ पे? यस सर। तो मेरी चाय ऐसे नहीं आएगी। वो कहता है ये कप का जो मुंह है ऐसे नहीं, ऐसे, और ये चम्मच उल्टा नहीं सीधा, और ये लेफ्ट नहीं राइट हैंड पे होगा, और ये बिस्किट ऐसे नहीं, नमकीन वाले बिस्किट राइट साइड पे, और मीठे वाले बिस्किट लेफ्ट साइड पे, और हर रो में पहला बिस्किट उल्टा। साथ ही एकदम जूम आउट होता है, तस्वीर दूर चली जाती है और आवाज आती है फुस फुस। दिमाग के कीड़े के अलावा हर कीड़े का इलाज, किंग टॉक्स। व्हाट द पॉइंट? इस दिमाग के कीड़े का इलाज नहीं है कि ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे। किस पे चले जाओ? बाय डूइंग अप्रोच पे चले जाओ। अब वो बाय डूइंग अप्रोच कैसे होगी मैं आपको समझा देता हूं। अगर आपको ब्लूम टैक्सोनॉमी की समझ आ गई है, वो स्किल से होगी, और स्किल का सिर्फ एक पार्ट नॉलेज है जिसमें हम फंसे हुए हैं। ये बाकी सारी चीजें हम क्या कर रहे हैं? मिस कर रहे हैं। अब हमें बच्चों की एडवांस ट्रेनिंग करवानी है ताकि बच्चे की कॉम्पिटेंसी डेवलप हो।
जब कॉम्पिटेंसी डेवलप होगी, जैसा आपने बच्चे को कहा कि टायर खोलो बैठ के, अब बच्चे की आप क्या करवा रहे हैं, सिखाना क्या है बच्चे को, गाड़ी चलाना। क्या सिखाने जा रहे हैं, हाउ टू ड्राइव द कार। लेकिन आपने बच्चे को क्या कहा है कि क्या करें, गाड़ी का टायर खोलें। तो आप क्या करवा रहे हैं, उसकी एडवांस ट्रेनिंग, ताकि जब वो गाड़ी चलाए तो वो कॉम्पिटेंट हो, उसको पता हो कि अगर टायर पंचर होगा तो क्या होगा। ठीक है, जब ये करोगे नॉलेज तो खुद ब खुद उसके पास आ जाएगा। जब टायर को खोल लेगा तो क्या उसको फिर बताना पड़ेगा कि ये स्पैनर है, ये फलां चीज है, ये ऐसे करते हैं, फिर लिख के देना पड़ेगा उसको खुद ब खुद नॉलेज आ जाएगा। और जब नॉलेज आ जाएगा तो इसका मतलब उसकी लर्निंग स्टार्ट हो चुकी है। लर्निंग जब वो बार बार एक काम को करेगा तो उसको क्या हो जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा। अब वो इस काबिल हो जाएगा, उसकी काबिलियत बन जाएगी, और जो जिसमें एबिलिटी आ जाती है उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं। दिस इज अ स्किल मॉडल। हमने बेसिकली अपने आप को किस पे लेके जाना है, स्किल मॉडल पे लेके जाना है। ओके, मूव करो, आगे मूव करो। ब्लूम टेक्सोनोमी की मदद से हम दर्जैन सवालात के यही 6 सवालात हमारे हैं। ये मैंने पहले भी आपको दिखाए थे कि बच्चों की याददाश्त को कैसे बेहतर किया जाए, उनकी समझ की सलाहियत को कैसे बढ़ाया जाए। उसने जो सीखा है वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उसको ब्रुएकार कैसे लाएगा, तज्जिया कैसे करेगा हालात का, और किस तरह से वो क्या करेगा, डिसीजन मेकिंग करेगा, फैसला साजी करेगा, और फिर किस तरह नई चीज को क्रिएट करेगा। दिस इज द ब्लूम टेक्सोनोमी। और ये उसके कॉग्निटिव डोमेन के 3 लेवल्स हैं जिस पे हमने काम करना है। दैट इज रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन। बच्चों की याददाश्त रिमेम्बरिंग है, तफहीम द वर्ड कमिंग फ्रॉम समझ, अफहाम, फहम, और इसी तरह एप्लीकेशन, ब्रुएकार लाना, अप्लाइंग। तो हमने यही, वो मैंने जो आपको नोटिफिकेशन दिखाया था कि अब बच्चे का पेपर किस में होगा, 20% नॉलेज में, 50% अंडरस्टैंडिंग में, और 30% एप्लीकेशन में होगा। अब ये उसके मुख्तलिफ नाउन्स और वर्ब्स हैं, डिस्क्राइब, रिलेट, टेल, फाइंड, डिस्कस, आउटलाइन, एक्सप्लेन, प्रेडिक्ट, यूज, इलस्ट्रेट, कंप्लीट, सॉल्व, आइडेंटिफाई, कंपेयर, एक्सप्लेन। नॉर्मली जब ये वाले वर्ड्स इस्तेमाल हो रहे होंगे तो इसका मतलब आप यहां से भी इसको डायग्नोज कर सकते हैं। और मजीद डायग्नोस्टिक ये भी एक पिक्चर मौजूद है। कोशिश करूंगा कि ये 2 पिक्चर्स ग्रुप में शेयर कर दूं। ठीक है, अब ब्लूम टेक्सोनोमी खत्म हो गई। अब हम किस में चले जाएंगे, मॉडल ऑफ कैरिकुलम। आपके कैरिकुलम के 3 पार्ट्स हैं। नंबर 1 इज रिटन, नंबर 2 इज टॉट, नंबर 3 इज टेस्टेड। अब इससे पहले जिन लोगों को नहीं पता वो ये जान ले व्हाट इज द कैरिकुलम। कैरिकुलम क्या है? कैरिकुलम इज द रोड मैप on which one runs and reach on its destination। एक ऐसा रनवे जिसके ऊपर एक शख्स भागेगा और अपने गोल को अचीव करेगा। अब वो शख्स कौन है? वो बच्चा है कि बच्चे ने प्ले ग्रुप से लेके सेकेंड ईयर तक कौन सी चीज कैसे, किस तरह और कब पढ़नी है। दैट इज द कैरिकुलम। और व्हाट इज द सिलेबस? सिलेबस इज द प्लान कंटेंट। एक साल के अंदर जो उसने अचीव करना है उस कैरिकुलम का, दैट इज सिलेबस। और कैरिकुलम को कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया? 3 हिस्सों में। सबसे पहले ये पता हो कि रिटन किताब कैसी होनी चाहिए, उसके बाद टॉट उस किताब को कैसे पढ़ाया जाए, और तीसरा टेस्ट उस किताब को चेक कैसे किया जाए। बात की समझ आई या नहीं आई? पहला क्या है, किताब कैसी होनी चाहिए, दूसरा किताब को कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, और तीसरा उसकी असेसमेंट कैसे। हम सारा फोकस किस पे रखते हैं कि किताब को कैसे पढ़ाया जाए। मुझे एक बात बताएं, आपको पता ही नहीं कि किताब कैसी हो, फिर मैं जितना मर्जी बता दूं आपको कि कैसे पढ़ाया जाए। पहले तो ये जानना होगा कि किताब कैसी हो। क्या क्या मैंने किताब, पहले किस पे फोकस करना चाहिए कि कैसे पढ़ाया जाए, या पहले ये जानना चाहिए कि मशीन कैसी होनी चाहिए? मशीन कैसी होनी चाहिए, किताब कैसी होनी चाहिए, बाद में हम उसके एक्सपर्ट होंगे ना। आपको पता ही नहीं कि किताब कैसी हो, तो आज हम जो पहली डिस्कशन करेंगे वो किस पे करेंगे, किताब कैसी हो, किताब में क्या चीज मौजूद हो। ठीक है, अच्छा इसको मजीद मैं आसान करता हूं। बुक और उसकी टीचिंग मेथोडोलॉजी। बुक को क्या कहते हैं? बुक में क्या होता है?
और कंटेंट क्या होता है कि व्हाट टू लर्न, क्या पढ़ना है, और उसका प्रोसेस टीचिंग मेथोडोलॉजी, और वो क्या होता है हाउ टू लर्न। कैरिकुलम इसको क्या कहता है रिटन, और इसको क्या कहता है टॉट। रिटन और टॉट की समझ आ गई? अगर रिटन और टॉट की समझ आई है तो फिर हम आगे चल सकते हैं, राइट मैम? चक्कर लगा के आए नहीं, अब देख रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि मजीद आप पे गालिब आ जाए, एक चक्कर लगा दे, फायदा होगा आपको। ओके राइट, ठीक है जी। अब सबसे पहले हमने समझा है व्हाट इज स्ट्रैंड। स्ट्रैंड क्या है? रेफर टू स्पेसिफिक एरिया ऑफ नॉलेज और स्किल विद इन अ ब्रॉडर सब्जेक्ट। एक बड़े पर, जैसा सिटीजनशिप एक स्ट्रैंड है। बात की समझ आई? तो स्ट्रैंड से क्या बनाए जाते हैं? स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं। अब स्टैंडर्ड क्या है? रेफर टू एस्टैब्लिश बेंचमार्क ऑफ द नॉलेज, जिसके जरिए, अब जिस तरह एथिक्स एंड वैल्यूज एक बहुत बड़ा स्ट्रैंड है। एथिक्स एंड वैल्यूज में बहुत सारी चीजें आती हैं, तो हम उसके क्या करेंगे, उसके स्टैंडर्ड बना देंगे। फिर उस स्टैंडर्ड्स के मजीद छोटे छोटे बेंचमार्क बना देंगे। फिर उन बेंचमार्क के क्या बना देंगे? एसएलओस बना देंगे। जैसा जब बड़ी कोई होती है ना चीज, कोई बहुत बड़ा टारगेट आपको दिया जाता है, अगर आप मार्केटिंग का किसी को पता है तो मार्केटिंग में जब फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि जी 1 करोड़ इस दफा आपने करना है, तो आप 1 करोड़ खुद तो नहीं कर सकोगे। अगर आपके पास 5 लड़के हैं तो आप पांचों में, अगर आपके पास लड़के नहीं, आपके पास एक एरिया है, तो आप उस एरिया के अंदर डिवाइड कर दोगे एज पर एरिया पोटेंशियल, ठीक है। फिर मजीद उसके अंदर जितनी दुकानें मौजूद हैं आप उसके अंदर डिवाइड कर दोगे कि अच्छा इस यहाँ से इतना, यहाँ से इतना, यहाँ से इतना, तो काम आसान हो जाएगा। काम को आसान करने के लिए हम ये इसी तरह स्ट्रैंड के क्या बनाए जाते हैं? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड के क्या बनाए जाते हैं? बेंचमार्क। और बेंचमार्क के क्या बनाए जाते हैं? एसएलओस। अब मैंने आपको कहा था स्ट्रैंड किस में प्रोग्रेस करता है? स्टैंडर्ड में। स्टैंडर्ड किस में प्रोग्रेस करता है? और बेंचमार्क किस में? अभी मैं इसको आपको प्रैक्टिकली भी बताऊंगा कि स्ट्रैंड कौन सा है, स्टैंडर्ड कौन सा है, बेंचमार्क कौन सा है और उसका एसएलओ कौन सा है। अब मैंने कहा था कि हम 3 चीजों में नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन मिलेंगे। अब नॉलेज क्या है? स्टूडेंट विल डेवलप नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट एंड अप्लाई देयर अंडरस्टैंडिंग टू इंटरप्रेट, इंटीग्रेट एंड एक्सटेंड नॉलेज। बेसिकली नॉलेज क्या है? नॉलेज इज द इंफॉर्मेशन अबाउट स्पेसिफिक टॉपिक दैट हेल्प्स क्लैरिफाई कॉन्सेप्ट। नॉलेज क्या है? किसी भी टॉपिक के मुतालिक और ऐसा कॉन्सेप्ट जो क्लैरिफाई कर दे उसके अंडरस्टैंडिंग को, दैट इज द नॉलेज। रिमेंबरिंग। अब ये क्या है? एथिक्स एंड वैल्यू, ये स्ट्रैंड है। इसका स्टैंडर्ड 1 क्या है? स्टूडेंट आइडेंटिफाई एस्पेक्ट ऑफ गुड कैरेक्टर एंड गुड मैनर्स। मतलब यहां पे हमने बच्चे का गुड मैनर और गुड कैरेक्टर डेवलप करवाना है एंड लर्न टू प्रैक्टिस देम इन। देखिए तीनों चीजें मौजूद है। रिमेंबर क्या करवाना है, अंडरस्टैंड क्या करवाना है और अप्लाई क्या करना है। एस्पेक्ट ऑफ गुड कैरेक्टर, अच्छे किरदार का कोई एक पहलू होता है, बहुत सारे पहलू है ना। आप किसी एक पहलू को देख के तो नहीं कह सकते। एक बंदा जो मार्केट में बड़ा अच्छा बिहेव कर रहा है और घर में अपने बच्चों को भी मारता है, बीवी को भी मारता है, तो आप क्या उस एक के ऊपर डिसीजन करके कह देंगे गुड कैरेक्टर, गुड मैनर्स? नो। तो इसके बहुत सारे क्या होते हैं? एस्पेक्ट होते हैं एंड लर्न टू प्रैक्टिस देम इन देयर लाइफ, और वो अपनी जिंदगी के अंदर इसको किस तरह अप्लाई करेगा। अब ये उसके बेंचमार्क्स बना दिए। आइडेंटिफाई एस्पेक्ट्स ऑफ गुड कैरेक्टर सच एज यूजिंग, स्पीकिंग, प्रैक्टिसिंग, फॉरगिवनेस एंड ऑनेस्टी। दूसरा, अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ, अब ये देखें एप्लीकेशन में जा रहे हैं कि वो अंडरस्टैंड करें, अंडरस्टैंडिंग में जा रहे हैं। और उसके बाद कंपैशन एंड शेयरिंग विद एंड अप्लाई। आपको हर चीज के अंदर तीनों चीजें नजर आएंगी कि रिमेंबरिंग क्या करवानी है, अंडरस्टैंडिंग क्या करवानी है, और उसके बाद रिकॉग्नाइज एथिक्स ऑफ ईटिंग एंड
recognize that all human beings should be equally treated with understand and practice community, resolve conflicts and ये एक ethics and values, ये 6 चीजें हम 3 सालों में करवाएंगे और इनफैक्ट 4, 5, 6 में भी यही करवाएंगे। आप देखिएगा, और इनफैक्ट हम पीजी नर्सिंग प्रेप में भी करवा के आए, उसका भी एक रिव्यू दूंगा आपको। अब ये देखिए, ये स्टैंड है, इसके 8 पीसेस क्या है, इसके स्टैंडर्ड है, और ये क्या है, इसके बेंचमार्क है, और आगे इसके एसएलओस डेवलप किए गए ताकि आसान हो जाए। आप पिज्जा पूरा तो नहीं खा सकते ना, पीसेस, फिर ये पीस पूरा खा सकते हैं, पूरा इतना बड़ा मुंह है हैं? वैसे मैंने नहीं सुना, हाथ इतना तो होता है ना, डाल के दिखाएं अपना हाथ पूरा मुंह में। आपने तो कहा मैं पूरा खा दूंगी एक पीस। बाइट्स बनाएंगे ना उसके ना, मतलब फर्दर डिवाइड करेंगे, फर्दर डिवाइड करेंगे। बात की समझ आई? तो ये स्टैंडर्ड, ये स्ट्रैंड, ये स्टैंडर्ड, ये बेंचमार्क, बात की समझ आई समझाने के लिए कि क्यों स्ट्रैंड के स्टैंडर्ड बनाए गए, क्यों स्टैंडर्ड के बेंचमार्क बनाए गए, और क्यों बेंचमार्क का एसएलओ बनाया गया। अब ये देखिए, अब एथिक्स एंड वैल्यू ये बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें बहुत सारी चीजें आती है। हमने इसको डिवाइड किया, फिर मजीद डिवाइड किया, फिर इसको भी डिवाइड करेंगे। पोलाइट वर्ड्स के लिए एक दिन अलग पढ़ाएंगे, स्पीकिंग द ट्रुथ अलग पढ़ाएंगे, उसके बाद प्रैक्टिसिंग काइंडनेस अलग पढ़ाएंगे, फॉरगिवनेस अलग पढ़ाएंगे, ऑनेस्टी अलग पढ़ाएंगे। तो इस एक बेंचमार्क के कितने 4 से 5 एसएलओस बन जाएंगे। यहाँ पे अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ काइंडनेस अलग पढ़ाएंगे, कंपैशन अलग पढ़ाएंगे, शेयरिंग एंड विद अलग पढ़ाएंगे, अप्लाई दिस वैल्यू इन दैट अलग पढ़ाएंगे। अब पिज्जा क्या है? साइंस, और उसको खाना कैसे है? सोशल स्टडी। बात की समझ आ रही है? अच्छा, जिसको नींद आ रही है, बगैर शर्म किए वो खुद ब खुद उठे, जाके मुंह धो के आके दोबारा बैठ जाए, क्योंकि इसमें आपका फायदा होगा, मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है? तो अपने फायदे के लिए शर्म नहीं करनी, कोई बात नहीं। अच्छा, उसके बाद प्रोग्रेशन बिट, अच्छा फिर हमने इसको ग्रेड 1 में अलग कर दिया, ग्रेड 2 में अलग कर दिया, और ग्रेड 3 में, ग्रेड 1 में गुड क्वालिटीज, रिस्पेक्टिंग फैमिली मेंबर्स, ग्रीटिंग अदर्स, प्रैक्टिसिंग गुड क्वालिटीज, ईटिंग मैनर्स, बाथरूम एथिक्स। ये अभी सिर्फ एक स्ट्रैंड की बात हो रही है, अभी और भी बहुत सारे 8 स्ट्रैंड आएंगे, हर स्ट्रैंड की कुछ ना कुछ चीजें हमने डालनी है। अब हम इतने एसएलओ पढ़ाएंगे। ग्रेड 2 में हम शेयरिंग थिंग्स, और इस तरह ग्रेड 3 में। बात की समझ आ रही है या ऊपर से गुजर रही है? आ रही है बात की समझ? अब देखें, अब ये आप जब भी लेसन प्लानिंग करते हैं, तो लेसन प्लानिंग करते हुए जब आप क्लासरूम में जाते हैं, पहला काम क्या करते हैं क्लासरूम के अंदर? वालेकुम अस्सलाम, लेसन शुरू करें। ये पूरा डॉक्यूमेंट दे दूंगा आपको व्हाट्सएप के अंदर, उसके प्रिंट आउट निकाल के अपनी ज़ात पे भी थोड़ा इन्वेस्ट कर लिया करें। मुझे पता है आप बहुत अपनी ज़ात पे इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन वो रेड, पिंक, येलो कलर्स के अंदर, तो कुछ कागज़ों की शक्ल में अपनी ज़ात पे इन्वेस्ट कर लें। मैं एक डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर, सब उसका प्रिंट आउट साइंस के टीचर्स निकलवा के अपने पास रख लें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा उसका। बात की समझ आई? ओके, आगे चलूँ। इसी तरह मैंने आपको कहा कि हम जब लेसन प्लान, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, आगे चलें। अब पहला काम क्या करोगे? हम प्रियर नॉलेज की बात करेंगे कि हमने प्ले ग्रुप नर्सरी प्रेप में क्या किया। अब बच्चे 1 में आ गया, तो आप बच्चों को बताओगे आपने प्रेप में भी इसको पढ़ा था, आप रिकॉल करेंगे इसको। तो प्रेप में ये कहाँ पे था? जैसा मैंने कहा, यहाँ पे एथिक्स एंड वैल्यू लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, और यहाँ पे
7 की लर्निंग एरियाज। यहाँ पे एथिक्स एंड वैल्यू किसके अंदर पड़ी है? पर्सनल, सोशल, इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर। इसको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, यहां पे इसका नाम तो क्या था? की लर्निंग एरिया। और 1 में क्या हो गया? स्ट्रेंथ। यहां पे इसका नाम क्या था? कॉम्पिटेंसी। और 1 में क्या हो गया? स्टैंडर्ड। यहां पे इसका क्या नाम था? 1 में इसके क्या बन गए? बेंचमार्क। और हर बेंचमार्क के आगे क्या बनते हैं? एसएलओस बनते हैं। बात की समझ आ गई? अब ये देखें, पर्सनल, सोशल, इमोशनल डेवलपमेंट की कॉम्पिटेंसी नंबर 1, चिल्ड्रन विल डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर लाइक, डिसलाइक, स्ट्रेंथ, इमोशन, सेल्फ ग्रूमिंग, decision making and problem solving skill. Children will further enhance the positive sense of identity and see themselves to capable learners. तो क्या ये ethics and values नहीं है? अब मजीद इसको जब डिवाइड किया गया वहां देख लेते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ पीजी नर्सरी प्रेप की, एथिक्स एंड वैल्यूज कहाँ पे है। अब देखें, ये कॉम्पिटेंसी नंबर 1 का एसएलओ नंबर ए है, शेयर व्हाट दे लाइक अबाउट देमसेल्व्स, व्हाट दे लाइक अबाउट अ फ्रेंड एंड अदर्स। तो बताएं, ये एथिक्स एंड वैल्यूज नहीं? जब बच्चा क्या शेयर करेगा कि मुझे क्या पसंद है, मेरे दोस्त को और मेरे दूसरों को क्या पसंद है। यहाँ पे कोई 2 बेस्ट फ्रेंड्स खड़ी होती, 2 बेस्ट फ्रेंड्स, शाबाश, ये 2 बेस्ट फ्रेंड्स खड़ी होगी। अब आप जाएं, आप इनके पास जाएं, वो जो बैठी है मैम उनके पास जाएं, आप बैठे, आप खड़े हो। अब आप इनको ये बताएं कि मैडम को सबसे ज्यादा गुस्सा किस बात पे आता है, कान में बताना है इसमें। शाबाश, कान में बताना है। कान मुझे नहीं बताना, इनको भी नहीं बताना। आप इधर आगे मुंह रखे ना जी, दोस्त है ना, आप क्या कर रहे हैं? आपको सबसे ज्यादा गुस्सा किस बात पे आता है? सर, जब टीचर्स बात नहीं मानते। जब टीचर्स बात नहीं मानती। क्या कहे इन्होंने? तो इसका मतलब ये अच्छी फ्रेंड्स हैं। इसका मतलब क्या है? दे आर गुड फ्रेंड्स। नॉर्मली आम रूटीन के अंदर दोस्तों। अच्छा, एक और जाए, अब ये बता के कि ये खुश कब होती है बहुत ज्यादा? कान में बताना, कोई इशारा नहीं करना। बताएं। जब पैसे मिलते हैं, हर औरत उसमें खुश होती है। चले, और मर्द दुखी कब होता है? जब बीवी पैसे मांगती है। अब बताएं, आप खुश कब होती हैं? बहुत ज्यादा, बहुत खुशी आपको मिलती है वो। हाँ जी, जब टीचर्स रिजल्ट अच्छा देती है। क्या कहे इन्होंने? जब वो मेरे से मिलती है। अब मैं आपको यहाँ पे ये बात समझाना चाह रहा हूँ कि आप बच्चे में एक ट्रेड डेवलप करना चाह रही है, प्ले ग्रुप के बच्चे में, कि आपने उसको क्या सिखाना है कि वो अपने लिए क्या पसंद करता है, अपने दोस्त के लिए और दूसरों के लिए। यहाँ पे हमें इतने बड़े बड़े होकर अपने दोस्तों का नहीं पता। मैं बात समझा पाएंगे? तो इस बच्चे को कैसे ये डेवलप करेंगे हम? अब देखिए, identity different occasions when they feel happy, sad। अब ये चीज ये अभी मैंने करवाई, ठीक है। और ये तो इन्होंने स्कूल के पैरामीटर में बात की है ना। मैं अगर इनकी पर्सनल लाइफ में जाके इनसे सवाल करूं, ये फ्लॉप हो गए। मियाँ बीवी कितना साथ रहते हैं? शोहर से बीवी के मुतालिक पूछो और बीवी से शोहर के मुतालिक पूछो तो उनमें हार्मनी नहीं होगी। और पता है हमारा ताल्लुक किस कौम से है? हम कौन हैं? सैयद उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौर था। हम पहले ये देख लें कि हम हैं कौन, हमारी तालीम क्या थी।
सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौर था। एक बद्दू को पकड़ के लाया गया सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास, और उन्होंने क्लेम किया कि इन्होंने हमारे वालिद को कत्ल किया है। तो सैयदना उमर फारूक ने पूछा कि आपने इनके वालिद को कत्ल किया है? उसने कहा जी हुजूर, मैंने इनके वालिद को कत्ल किया, लेकिन मैंने कसदन नहीं किया, मेरी नीयत ये नहीं थी। मैं यहाँ से गुजर रहा था और मेरा ऊँट इनके खेतों में दाखिल हो गया, तो इसके वालिद ने उठा के पत्थर मारा, मेरे ऊँट की आंख निकल गई और मैंने गुस्से में आके पत्थर मारा और पत्थर सही जगह पे लग गया। मेरी नीयत मारने की नहीं थी, लेकिन वो मर गए। तो उन्होंने कहा हुजूर, आप जो भी सजा देंगे मैं लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे पास किसी की अमानत पड़ी है और वो किस जगह रखी है वो सिर्फ मुझे पता है। आप मुझे सिर्फ वक्त दे दें थोड़ा सा, मैं वो अमानत लौटा के वापस आ जाऊंगा, फिर आप मुझे सजा दीजिएगा। तो सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त अमीरुल मोमिनीन थे। उन्होंने कहा कि तुम्हारी कोई जमानत दे दें। यहाँ वो अजनबी थे, मदीना में उनको कोई नहीं जानता था। उन्होंने इर्द गिर्द देखा मजमे में, तो उनको कोई नहीं नजर आया। उसने कहा हुजूर, मैं तो यहाँ अजनबी हूँ, मेरी कौन जमानत देगा? तो सैयदना अबू ज़र गफारी खड़े हो गए और उन्होंने कहा इसकी जमानत मैं देता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, तुम चले जाओ। वो चला जाता है, 2 दिन बाद का वक्त तय होता है। 2 दिन सब उनका इंतजार कर रहे होते हैं, वहाँ पे अमीरुल मोमिनीन भी इंतजार कर रहे होते हैं। उसको थोड़ी सी ताखीर हो जाती है। लोग अबू ज़र गफारी को कहते हैं कि तुमने एक अननोन आदमी की जमानत क्यों दी? तो उन्होंने कहा तुम घबराओ नहीं, अगर वो ना आया तो मैं फांसी के लिए अपने आप को पेश करूँ। तो थोड़ी देर में वो भी आ गए और उसने कहा माज़रत, मुझे आने में थोड़ी ताखीर हो गई, ठीक है? तो उसने कहा जी मैं हाजिर हूँ। तो सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु उनसे पूछते हैं कि ये बताओ कि तुम्हें पता था कि मैं जहाँ पे जा रहा हूँ वहाँ पे मौत है, फांसी है, तुम फिर भी आ गए? उसने कहा मैं जिस नबी का उम्मती हूँ, अगर आज मैं ना गया तो ता क़यामत कभी कोई किसी अजनबी पे एतबार नहीं करेगा। फिर सैयदना उमर फारूक ने अबू ज़र गफारी से पूछा कि तुम अपने मतलब एक अजनबी आदमी, तुमने उसकी ज़मानत दे दी, तुम उसको जानते भी नहीं थे कि वो कौन है, कैसा है। तो उसने कहा हुजूर, मैं जिस नबी का उम्मती हूँ और जिस नबी के शहर में वो आया हुआ है उसका नाम मदीना है। कल रोज़ महशर वो ये ना कहे कि मैं नबी के शहर में गया था, मदीना के अंदर गया था, वहाँ मेरी कोई गारंटी देने वाला नहीं था। तो साथ ही वो 2 लड़के खड़े हो गए। उन्होंने कहा ये कालक हम अपने माथे पे नहीं मलेंगे, हम इसको माफ़ करते हैं। तो ये हमारी अखलाकियात थी, ये हम हैं कि अबू ज़र गफारी क्या कर रहे हैं, सैयदना अबू ज़र गफारी क्या कर रहे हैं, वो बद्दू क्या कर रहे हैं और वो 2 बच्चे क्या कर रहे हैं। कैसे एक दूसरे का ख्याल रखा जा रहा है। और यहाँ पे ख्याल ये है कि हमें आपस का नहीं पता, जिसके साथ हम दिन गुजारते हैं, रात गुजारते हैं, 18 साल बाद भी वो हारमोनी नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये चीज़ बच्चे वो नहीं करते जो हम कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो हम, सबसे पहले वो चीज़ें हमें अपने अंदर डेवलप करना होगी। राइट नाउ तो बात की समझ आ गई। ये मैंने बेसिकली इसको वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली लिंक किया है कि हमने ये चीज़ें प्ले ग्रुप में करवाई हैं, सब नाम मुख्तलिफ थे प्ले ग्रुप के अंदर, तो हम इसको 1, 2, 3 में भी करवा रहे हैं। अब देखें पहला क्या है, दूसरा रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप, तीसरा, और ये अब रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कौन होगा? मुहज़्ज़ब शहरी, रूल्स ऑफ कॉमन ट्रैफिक, सेफ्टी, रोड क्लियरिंग, क्लीनिंग, रिस्पेक्ट फॉर ओबेइंग, इसी को आप कहोगे ना मुहज़्ज़ब शहरी। आगे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सस्टेनेबल कंजम्पशन ऑफ, इसी को आप कहेंगे ना जिम्मेदार शहरी।
आगे देखें, डिस्कवरी, सेल्फ एंड पैट्रियोटिज्म एंड गुड्स एंड लाइफ साइंसेज, फिजिकल साइंसेज, अर्थ एंड स्पेस। तो ये सारे वो स्टैंड हैं जो हमने 3 साल में बच्चे को पढ़ाने हैं। हर स्टैंड का आगे क्या मौजूद है? स्टैंडर्ड। हर स्टैंडर्ड का और उस बेंचमार्क के हमने क्या बनाए हुए हैं? तो इसका मतलब आपके पास जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए, उस डॉक्यूमेंट में कम से कम ये डॉक्यूमेंट जरूर होना चाहिए कि जिसके अंदर आपके स्टैंड, स्टैंडर्ड, बेंचमार्क मौजूद हो। एसएलओ तो आपकी किताब पे छपा हुआ है, एसएलओ तो आपकी किताब पे प्रिंटेड है। तो आपको मेरी बात की समझ आ गई कि हर टीचर के पास स्टैंड, स्टैंडर्ड और बेंचमार्क वाला पेज होना चाहिए, क्योंकि एसएलओ जो है वो क्या है? प्रिंटेड है, ऑलरेडी प्रिंटेड है। यहां तक बात की समझ आ गई? आगे चलो। अब यहां तक नॉलेज की कहानी मुकम्मल हो कि हमने बच्चे को क्या क्या नॉलेज देना है, समझ आ गई? ये कुल 8 स्टैंडर्ड है और 8 स्टैंड है जिसका हमने बच्चे को नॉलेज देना है 3 साल के अंदर। अब जो अगली चीज है वो है स्किल। अच्छा, स्किल किस चीज का? याद रखिएगा, इंक्वायरी, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, कम्युनिकेटिंग आइडियाज, रिजल्ट्स, ताकि वो किसके साथ काम कर सके? कोलैबोरेशन के साथ काम कर सके। व्हाट इज द कोलैबोरेटिव अप्रोच? क्या होती है? शाबाश बताएं, कोलैबोरेटिव अप्रोच क्या होती है? जिसमें टीम वर्क हो, ग्रुप के अंदर बच्चे काम कर रहे हो, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो हर काम के अंदर, ठीक है जी? तो ये स्किल होता है। और स्टूडेंट्स यूज अ वैरायटी ऑफ स्किल्स इन द प्रोसेस ऑफ आंसरिंग क्वेश्चंस, सॉल्विंग प्रॉब्लम एंड मेकिंग डिसीजंस। समझ आई बात की? और while these skills are not unique to the general knowledge, they play an important role in development of the systematic understanding and in the application of the same new situations. तो याद रखिएगा, जो स्किल होता है वो किस लिए होता है? फॉर अंडरस्टैंडिंग। स्किल के जरिए बच्चे की अंडरस्टैंडिंग बहुत जबरदस्त हो जाती है। जैसे अभी आपने देखा कि वो टाइप खोलना सिखा रहे हैं, तो वो उसकी थ्योरी पढ़ा रहे हैं या स्किल दे रहे हैं? क्यों? क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग। तो यही ऑब्जेक्टिव, द पर्पस ऑफ स्किल इज टू अप्लाई नॉलेज, स्टूडेंट एंड टीचर्स वर्कशीट्स एंड किसके लिए? अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये ब्लूम टेक्सोनॉमी की दूसरी डोमेन आ गई, और ये क्या आ गई? उसकी एप्लीकेशन आ गई। जब आपने नॉलेज दे दिया, उसकी अंडरस्टैंडिंग करवा दी, आपने बच्चे को सिटीजनशिप सिखा दी, तो बच्चे का एटीट्यूड बन जाएगा, उसमें मॉरल वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये क्या हुआ? रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन। अब नॉलेज क्या है? एथिक्स एंड वैल्यूज, उसका स्टैंडर्ड नंबर 1, उसका बेंचमार्क, गुड क्वालिटीज, पोलाइट वर्ड्स, काइंडनेस, ऑनेस्टी, ये सारी चीजें क्या है? ये नॉलेज है। आपने जब क्लास के अंदर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवाई स्किल के साथ, तो ये क्या हो गया? उसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई। और इस चीज से क्या हुआ? वो जो मैंने शुरू में चीज डिस्कस की थी कि एजुकेशन का इंडिकेटर क्या है? कि जब बच्चे के 90% क्या डेवलप हो जाएंगे? हकूकुल अबाद। तो ये हकूकुल अबाद भी, एटीट्यूड एंड मॉरल। स्टूडेंट विल बी एनकरेज्ड टू डेवलप एटीट्यूड्स दैट सपोर्ट द रिस्पांसिबल एडमिनिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज टू द म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ द सेल्फ, सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट। आप मेरी बात को समझे या नहीं? कि हमने जो कुछ पढ़ाया, जो कुछ अपनी रिमेम्बरिंग के अंदर रखा, नॉलेज के अंदर रखा, जो कुछ हमने अंडरस्टैंडिंग के अंदर डाला, उसके जरिए आखिरी मकसद क्या है हमारा? बच्चे का एटीट्यूड। और आपको ये तो नहीं कह सकता कि हमारी किताबें ये नहीं कर रही। आप किताब को ले आओ, मैं आपको देख के बता दूंगा, लेकिन आप तो उस वक्त देख के बताओगे जब आपकी बैक एंड पे ये चीजें पड़ी होंगी दिमाग में। अब आप जब कंटेंट भी पढ़ा रही होंगी ना सोशल स्टडी और साइंस का,
तो आपका दिमाग खुद ब खुद ऑटोमेशन पे लगा होगा, वो आपको बता रहा होगा कि ये एथिक्स एंड वैल्यूज में है, ये सिटीजनशिप में है, ये किस चीज में है। बात की समझ आ गई? क्योंकि बैक एंड पे आपके पास वो रिक्वायर्ड नॉलेज मौजूद होगा। और द डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड एंड मॉरल वैल्यूज जनरली अकर्स थ्रू द फॉलोइंग स्टेजेस वेयर टीचर हैज अ की रिस्पांसिबिलिटी, being aware of the importance and the need of the developing attitudes and value, giving emphasis to their attitudes and value, practicing and initializing these attitudes and values. This is application. अब आपको समझ आया why Bloom taxonomy is so important, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है आपकी लाइफ के अंदर। क्योंकि अगर ब्लूम टैक्सोनॉमी नहीं आती होगी, ना आप बच्चे का एटीट्यूड डेवलप कर सकोगे, ना उसकी मॉरल वैल्यूज। और यही हमारी ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव था कि हमने एजुकेशन का इंडिकेटर है कि हमने 90% बच्चे के क्या करना है, हकूकुल अबाद ठीक करनी है, उसका उठना बैठना। और आप सर को भी बुला के पूछ लीजिएगा, सर को पढ़ाई का मसला नहीं होगा इस स्कूल में। अभी सर आएंगे ना तो हम सर से डिस्कस करेंगे कि सर आपका कोर मसला क्या है। कोर मसला, वो कहेंगे कोर मसला बच्चे के बिहेवियर का, बच्चे के एटीट्यूड का है, क्योंकि बिहेवियर इज कमिंग फ्रॉम द एटीट्यूड, एटीट्यूड इज कमिंग फ्रॉम द पर्पस एंड कमिटमेंट। यू गॉट द पॉइंट? अब आपकी जो बुक में माई सेल्फ होगा, माई सेल्फ के नाम से टॉपिक होगा, थीम होगा। मकसद क्या है? इंट्रोड्यूसिंग टू सेल्फ। अपने आप को किस में इंट्रोड्यूस करवाना है? गुड क्वालिटीज में, नॉट इन बैड क्वालिटीज। आपने जब भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है, किस में करवाना है? गुड क्वालिटीज में। अब ये SLOs आ गए। All the students will be able to describe themselves briefly. For example, their name, age, like, games, favorite foods, what they want to be when they grow up. जब वो बड़े हो रहे हैं तो उनको क्या चाहिए, और ये आगे एक्टिविटी, ये वाला नॉलेज ये वाले स्किल के साथ, ये वाला नॉलेज ये वाले, ये वाला नॉलेज ये वाले, ये वाला नॉलेज ये वाले, ताकि वो क्या कर सके, इन चीजों को कहां पे अप्लाई कर सके? अपनी प्रैक्टिकल तो ये देखिए हमने ग्रेड 1 में यही पढ़ा था, गुड क्वालिटीज। ये गुड क्वालिटीज आ गई यहां पे। अब हम बात करेंगे टीचिंग मेथोडोलॉजी पे। जो पहला पोर्शन होगा वो साइंस से रिलेटेड होगा, मतलब हमारा दिमाग चीजों को किस तरह लेता है मेडिकली। क्या मेरा एक सवाल है आप लोगों से, सेहतमंद किसे कहते हैं? जो हर वक्त एक्टिव रहता हो। बताया गया था ना, वो साइंस के बारे में था। ये साइंस है, सोशल साइंस को कह सकते हैं कि साइंस सोशल स्टडी दोनों में है ये। अभी कुछ आएगा उस बारे में? हाँ जी, ये साइंस ही है सारी। हम जितनी पढ़ रहे हैं, आपकी साइंस आगे इसी में जाके प्रोग्रेस कर रही है। जो हमारे मतलब सिलेबस में शामिल है साइंस के। मैं आप टॉपिक मेरे पास लेके आए, मैं आपको इसमें इंटीग्रेट करके दिखाता हूँ। साइंस और सोशल स्टडी और साइंस, ये मैं आपको एक बात बता दूं, तमाम मज़ामीन की टीचिंग मेथोडोलॉजी सेम होती है। पीछे वाला पोर्शन साइंस और सोशल स्टडी का मिक्स था, क्योंकि आपकी साइंस और सोशल स्टडी क्या है, मिक्सिंग के अंदर। मैंने कहा ना, आप साइंस की किताब ले आए, मैं आपको उससे लिंक कर देता हूं। उसको किससे लिंक कर देता हूं? साइंस के साथ। आपको लगता है कि सिटीजनशिप साइंस में नहीं आती? एक मिनट ठहर जाए, ये देखिए जरा, व्हाट इज दिस? लाइफ साइंसेस। दिस इज आपकी साइंस लाइफ साइंसेस
उसके बाद फिजिकल साइंसेस, उसके बाद हेल्थ साइंसेस। मैं देखें, जब तक आपको व्हाट इज साइंस, नॉलेज नहीं है, साइंस अंडरस्टैंडिंग है। जब तक आपको बेसिक्स नहीं पता होंगी ना, तो आप आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकेंगे। अब आपको पता चल गया स्ट्रैंड क्या होता है, स्टैंडर्ड क्या होता है और बेंचमार्क। अब हम किस में जाने वाले हैं? साइंस में जाने वाले हैं। हम जो आगे चीजें पढ़ेंगे वो सारी किससे रिलेटेड होंगी? थोड़ा धीरज रखे, थोड़ा धीरज रखे ना। अभी मुझे पहले बेस बनानी थी ना। अभी पहले तो मुझे बताना था कि कैरिकुलम क्या होता है। अभी तो मुझे आपको बताना है कि टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या होगी। उसके बाद प्योरली मैं साइंस के अंदर डेवलप हो जाऊंगा। क्योंकि साइंस आपकी क्या है? अंडरस्टैंडिंग है। लाइफ साइंसेस, फिजिकल साइंसेस और अर्थ एंड स्पेस साइंसेस। हम आगे सिर्फ इसी के ऊपर बात करेंगे। लेकिन ये बात अधूरी थी इन चीजों के बगैर। आपके पास जब तक बेसिक नॉलेज नहीं होगा कि ये चीजें कहां से डेवलप होके आई। अब आपके पास बच्चा किस क्लास में आ रहा है साइंस पढ़ने के लिए? 1-2 से। तो अगर आपको 1-2 में पता ही नहीं, 1-2 में सारी मिक्सिंग है, लेकिन साइंस कैरिकुलम क्या कहता है, वर्ल्ड क्या कहता है, दुनिया क्या कर रही है। तो आपको लगता है कि जो पिछला 1-1.5 घंटा वो जाया हो गया। एग्जैक्टली अभी अगर वो जाया नहीं हुआ, अभी जब मैं प्योर साइंस के अंदर जाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी कि अगर मैंने पीछे चीजें ना समझी होती, मुझे ये कभी भी ना समझ आती। याद रखिएगा, मैं कोई भी ट्रेनिंग करवाता हूं तो रूट लेवल से। अगर पीजी नर्सरी प्रेप के बच्चे को, अगर पीजी नर्सरी प्रेप के बच्चे को, टीचर को ये नहीं पता कि जो बच्चा 1 में आया है वो पीजी नर्सरी प्रेप में डेवलप कैसे हुआ है, इसी तरह जो बच्चा 1, 2, 3 से 4 में आया है वो 1, 2, 3 में डेवलप कैसे हुआ है, टीचर कभी भी नहीं पढ़ा सकेगा। ये आपकी भूल है कि आप उसको पढ़ा लेंगे। अगर मैं आपको डायरेक्ट साइंस में ले जाता हूं, आप उसको एब्जॉर्ब भी नहीं कर सकते। वो इतनी टफ चीजें हैं। अब आप उसको आसानी से क्या कर देंगे? एब्जॉर्ब कर देंगे। राइट नाउ अभी जब ये सेशन खत्म होगा ना, फिर आप बताइएगा कि आपके ऑब्जेक्टिव अचीव हुए या नहीं हुए। याद रखिएगा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, उर्दू पढ़ाते हैं, अगर वो आपके बच्चे का सेंस नहीं डेवलप करता ना, एटीट्यूड और मॉरल वैल्यूज नहीं बढ़ाता, तो ये तालीम नहीं है, ये ट्रेडिशनल एजुकेशन है। हम ट्रेडिशनल एजुकेशन से किसमें? कंसेप्चुअल एजुकेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। तो कंसेप्चुअल एजुकेशन इन्हीं चीजों में है जो चीजें मैंने आपको पीछे सिखाई है। अब मैं आपको, अच्छा सबसे पहले अब प्योरली जो टीचिंग मेथोडोलॉजी साइंस की है, मैंने आपको व्हाट इज द हेल्थ, आपने कहा जी, याद रखिएगा मैं आपको बता देता हूं, हेल्थ सिर्फ आपको कोई बीमारी नहीं है तो हम इसको सेहत नहीं कहते। लोग समझते हैं कि जिसको कोई बीमारी नहीं है ये सेहत नहीं है। हेल्थ इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। एक बंदा जो फिजिकली भी फिट हो, मेंटली भी फिट हो और सोशली, हम उसको सेहतमंद कहते हैं। हम उसको क्या कहते हैं? सेहतमंद कहते हैं। तो टीचर ने क्या करना है? लर्निंग इन्वॉल्व होल माइंड एंड बॉडी। टीचर ने बच्चे की लर्निंग के अंदर उसके माइंड को भी इन्वॉल्व करना है और उसकी बॉडी को भी इन्वॉल्व करना है। अब जब बॉडी इन्वॉल्वमेंट में क्या आएगा? उसके इमोशंस, उसके सेंसेस और उसकी रिसेप्टर्स। कि बच्चा अपने सेंसेस का भी इस्तेमाल कर रहा हो, अपने इमोशंस का भी इस्तेमाल कर रहा हो और इवन रिसेप्टर्स का भी इस्तेमाल कर रहा हो। अब रिसेप्टर्स क्या होते हैं? साइंस के अंदर एक टर्मिनोलॉजी है रिफ्लेक्स एक्शन। क्या होता है उसमें? कि अगर मैं आपके कोयले को, आपकी आंखें बंद करवा दूं और हाथ में कोयला रख दूं तो क्या करेंगे आप? आप फौरी हाथ को पीछे खींच लेंगे। खींच लेंगे या नहीं? क्यों? क्योंकि आप अपने सेंसेस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और साइंस का वो टॉपिक जिसमें आपने बच्चे के सेंसेस को इन्वॉल्व नहीं किया। कहना ये चाहता हूं एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग नहीं करवाई।
उस यूनिट के अंदर, तो वो साइंस काम नहीं करेगी। उसके बाद लर्निंग इन क्रिएशन नॉट कंजम्पशन, आपने क्रिएटिविटी के साथ लर्निंग करवानी है, ना कि अज्यूम करवा के। अब वो कहते हैं नॉलेज इज नॉट समथिंग अ लर्नर एब्जॉर्ब, नॉलेज वो नहीं है जो लर्नर क्या कर दे, बल्कि क्या करे, बाय डूइंग अप्रोच। When a learner integrate new knowledge and skill into their own existence, learning creates something, कुछ नया बच्चा करे, कोई नई चीज बच्चा करे, और वो एक्टिविटीज आप करवाएं। उसके बाद कोलैबोरेशन एंड एड्स रीडिंग लर्निंग, कोलैबोरेशन के साथ करें, दोस्तों के साथ मिलकर करें। उसके बाद लर्निंग टास्क प्लेस ऑन मेनी लेवल्स, मैंने जैसा कहा कि हम एट अ टाइम, हमारा जो ब्रेन अल्लाह ने बनाया है वो सिक्वेंशियल सर्किट नहीं है। सिक्वेंशियल वो होता है जिसमें सिर्फ एक ही लाइन के अंदर करंट फ्लो करता है, और पैरेलल सर्किट वो होता है कि एट अ टाइम बहुत सारी जगहों से करंट फ्लो हो रहा होता है। तो हमने जब बच्चे को पढ़ाना है तो हमने बच्चे को एक पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ाना, उस चीज को बहुत सारे एंगल से बच्चे को दिखाना है, डिफरेंट एंगल से दिखाना है। उसके बाद लर्निंग फ्रॉम डूइंग द वर्क इटसेल्फ, ऐसे लर्निंग करवानी है कि वो खुद से भी बैठ के क्या कर सके, काम को कर सके। उसके बाद पॉजिटिव इमोशंस ग्रेटली इंप्रूव लर्निंग, बच्चे के इमोशंस क्या हो, पॉजिटिव इमोशन जनरेशन। कैसे? फीलिंग डिटरमिन बोथ द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द वंस लर्निंग, नेगेटिव फीलिंग इनहिबिट लर्निंग। आप फॉर एग्जांपल बच्चे ने ओपन एंडेड क्वेश्चन किया है, आप उसको मना करते हैं, नहीं ये आपने सवाल नहीं करना, पहले जो मैं पढ़ा रही हूँ वो देख ले। नॉर्मली हमारे पढ़ाने का तरीकाकार क्या होता है, साइंस हम किस तरह पढ़ाते हैं, हम साइंस ऐसे पढ़ाते हैं कि हम व्हाइट बोर्ड पे क्या करते हैं, लेक्चर को राइट डाउन कर देते हैं, और बच्चे क्या करते हैं, कॉपी पे राइट डाउन कर देते हैं, फिर हम उस लेक्चर को समझा देते हैं, इसमें ये चीज ऐसे है, इसमें ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे है, समझा दिया हमने इस लेक्चर को। और यहां तक या कोई उसका फ्लैश कार्ड दिखा देंगे, या जो पिक्चर बनी होगी उसको डायग्राम को ड्रा करके दिखा देंगे, ठीक है। बाय डूइंग अप्रोच समथिंग हम नहीं करेंगे। बाय डूइंग अप्रोच क्या होगा कि हम हर बच्चे को टास्क दें कि आपने इससे रिलेटेड ये करना है, इससे रिलेटेड। अभी मैं किताब के अंदर जाके वो टास्क आपको दिखाऊंगा कि वो टास्क कौन कौन से हैं जो हम दे रहे हैं। उसके बाद द इमेज ब्रेन अब्सॉर्ब इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली, ब्रेन जो है आपकी इमेज और विजुअल को जल्दी एब्सॉर्ब करता है, ना कि कंटेंट को। हर बच्चा बाय डिफॉल्ट कौन सा लर्नर है, विजुअल लर्नर है। तो आपने कोशिश करनी है कि अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजी के अंदर ज्यादा चीजें विजुअलाइज करवानी है विद द हेल्प ऑफ इमेजेस, या हो सके तो आपने उसको उसका विजुअल भी दिखाना है, कोई वीडियो दिखानी है, कोई एनिमेटेड वीडियो दिखानी है। ये नहीं कर सकते तो कम से कम आपने उसकी इमेजेस लाजमी दिखाने हैं, फिर उस इमेजेस को समझाना है। अगर वो भी नहीं कर सकते तो आपने व्हाइट बोर्ड पे बना देना है। आप फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम, तो आपके अंदर ये सलाहियत होनी चाहिए कि आप डाइजेस्टिव सिस्टम की पूरी शक्ल ड्रॉ कर सकें, फिर उसमें से स्टमक को अलग कर सके, फिर स्टमक के टिश्यू को अलग कर सके, फिर टिश्यू के सेल को अलग कर सके। तो अगर आप इस तरह से अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजी, ये मैं किसकी बात कर रहा हूं, मेथोडोलॉजी की, स्ट्रेटजी की बात नहीं कर रहा। स्ट्रेटजी की इसके बाद बात करेंगे। दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट मेथोडोलॉजी, कि आपकी टीचिंग मेथोडोलॉजी में ये 7 चीजें होनी चाहिए। पहली चीज क्या होनी चाहिए आपकी टीचिंग मेथोडोलॉजी में, नंबर 1 कि लर्निंग इन्वॉल्व द होल माइंड एंड बॉडी। मतलब वो कहना ये चाहता है कि आपने सब बच्चे के माइंड को एंगेज नहीं रखना, आपने बच्चे को बल्कि पूरा फिजिकली एंगेज करना है। इसकी दूसरी मिसाल एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, जिसमें बच्चा पूरा फिजिकली इन्वॉल्व होता है। स्ट्रेटजी बताऊंगा इसकी स्ट्रेटजी क्या हो, किस तरीके से ये होगा। उसके बाद लर्निंग इन क्रिएशन नॉट कंजम्पशन, उसके बाद कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ। उसके बाद लर्निंग टेक्स प्लेस ऑन मेनी लेवल्स है, मैंने जैसा कहा कि पैरेलल सर्किट होना चाहिए, सीक्वेंशियल नहीं होगा, वन वे लर्निंग नहीं होनी चाहिए। आप मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स दें, 4, 5, 6। उसके बाद फिर लर्निंग फ्रॉम डूइंग अप्रोच, उसके बाद पॉजिटिव इमोशंस,
और उसके बाद द इमेज ब्रेन अब्जॉर्ब इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली एंड ऑटोमेटिकली। अगर आप इमेज दिखा दें तो इंफॉर्मेशन को खुद ब खुद अब्जॉर्ब कर जाएगा। यहाँ तक समझ आ गई? दीज आर द टीचिंग मेथडोलॉजी जो आप अडॉप्ट करेंगी, जो आपके अंदर मौजूद होनी चाहिए, जो आपको पता होनी चाहिए कि मैंने कैसे पढ़ाना है, उसकी स्ट्रेटजीज क्या होंगी, आप क्लास में उसको अप्लाई कैसे कर रही होंगी इन मेथडोलॉजीज को। अब उसकी एप्लीकेशन पे जाते हैं। टीचिंग स्ट्रेटजीज, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट इंक्वायरी बेस्ड टीचिंग मेथड। याद रखिएगा, इंक्वायरी बेस्ड टीचिंग मेथड वो मेथड होता है जिसमें बच्चा ओपन एंडेड क्वेश्चन कर रहा होता है। आपकी टीचिंग इंक्वायरी बेस्ड है या नहीं है साइंस के अंदर, उसका एक ही इंडिकेटर है कि आपका बच्चा सवाल कर रहा होगा, क्वेश्चन कर रहा होगा, मैम ये कैसे, मैम ये कैसे। अभी मैं इसका एक टूल आपको दूंगा, वो टूल हर क्लास के अंदर लगा होना चाहिए। खाली उस एक टूल को लगाने से आपके बच्चे में बहुत सारी तब्दीलियां आ जाएंगी, आपके बच्चे में बहुत सारी तब्दीलियां आ जाएंगी, आपके बच्चे के अंदर एथिक्स एंड वैल्यूज आ जाएंगी, आपके बच्चे को क्लासरूम में बैठने के एथिक्स आ जाएंगे, आपके बच्चे की मॉरल वैल्यू डेवलप हो जाएगी। आपका बच्चा जब भी किसी सोसाइटी में बैठेगा, उस एक टूल को इस्तेमाल करते हुए वो सोसाइटी के अंदर साबित कर देगा कि उसके मैनर्स बहुत अच्छे हैं, उसमें गुड क्वालिटीज। अब समझ आ रही है कि चीजें किस तरह इंटीग्रेट हो रही हैं। अगर मैं डायरेक्ट गुड क्वालिटीज पढ़ाए बगैर कहां से आई आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रहा होता तो आप कहते सर पता नहीं किधर की बात कर रहे हैं। साइंस किस तरह से, मैंने कहा हर सब्जेक्ट को पढ़ाने का मकसद क्या है, बच्चे की एथिक्स और वैल्यूज को बनाना। अगर मेरा कोई भी सब्जेक्ट बच्चे के एथिक्स, वैल्यूज, सिटीजनशिप ये चीजें नहीं दे रहा तो वो काम नहीं कर रहा, बच्चे के हुकूक आबाद नहीं बन रहे। अब मैं प्योरली साइंस के जरिए वो चीजें करवा के दिखा रहा हूं। मैंने आपको कहा कि इंक्वायरी बेस्ड टीचिंग सिंपल आपको बता दिया कि वो लीड करती है आस्किंग क्वेश्चंस एंड मेकिंग डिस्कवरीज इन सर्च फॉर न्यू अंडरस्टैंडिंग। अब आगे देखिएगा, इंक्वायरी गिव्स चिल्ड्रन ऑनरशिप। सबसे बड़ी बात, जब बच्चा इंक्वायर कर रहा होता है, सवाल पूछ रहा होता है, तो वो अपनी लर्निंग से ऑनरशिप ले रहा होता है, वो क्लास की ऑनरशिप ले रहा होता है, वो टीचर की ऑनरशिप ले रहा होता है। तो इंक्वायरी गिव्स चिल्ड्रन ऑनरशिप फॉर द लर्निंग प्रोसेस एंड इंस्पायर देम टू बिकम मोर इंडिपेंडेंट लर्नर एज स्टूडेंट इंगेज। अब एक होता है डिपेंडेंट लर्नर, जिसको आप क्या करते हैं, स्पून फीडिंग करते हैं। आपने लिखा मेरे बेहतरीन दोस्त का नाम अली है, आपकी पूरी क्लास उसमें गर्ल्स भी बैठी हैं, बॉयज सब ने लिख लिया मेरे दोस्त का नाम अली है, तो आप इसको डिपेंडेंट लर्नर कहेंगे या इंडिपेंडेंट लर्नर कहेंगे? ये डिपेंडेंट लर्नर है। इंडिपेंडेंट लर्नर कैसे बनेगा? जब वो इंक्वायरी बेस होगा। बच्ची फौरी पूछेगी मैंने भी अली लिखना है, इसका मतलब आपकी टीचिंग मेथडोलॉजी कौन सी है, इंक्वायरी बेस्ड है, बाय डूइंग अप्रोच है। अब उसके बाद एज स्टूडेंट एंगेज इन क्रिटिकल थिंकिंग। बच्चा सोच रहा होता है, मैडम ने कह दिया है कि अली लिखो, मैं तो लड़की हूं, मेरा दोस्त अली कैसे हो सकता है? तो बच्चा क्रिटिकली थिंक कर रहा है, क्रिटिकली थिंकिंग कर रहा है एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्वेश्चनिंग, प्रॉबिंग कर रहा है। प्रॉब दो तरह से प्रॉब होती है, एक होती है ओपन प्रॉब और एक होती है क्लोज प्रॉब। ओपन प्रॉब क्या होती है? जिसमें ओपन एंडेड क्वेश्चन किए जाते हैं, अच्छा अगर ये करें तो फिर क्या होगा। और क्लोज प्रॉब क्या होती है? जिसमें यस और नो में जवाब। कल आप स्कूल आए थे, यस, दिस इज द क्लोज प्रॉब। तो बच्चा प्रॉबिंग करे, डिस्कवरिंग आंसर्स करे, दे गेन अ मोर मीनिंगफुल लॉन्ग लास्टिंग अंडरस्टैंडिंग टू कांसेप्ट एंड प्रोसेसेस। वो उसी की होगी जिसमें वो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग अप्रोच को अडॉप्ट कर रहा होगा। ठीक है, उसके बाद अच्छा, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में लेस एम्फसाइजेस ऑन, मोर एम्फसाइजेस ऑन। किन चीजों पे हमने कम जोर डालना है और किन चीजों पे ज्यादा। एक्टिवेटेड, डेमोन्स्ट्रेटिव एंड वेरीफाई कंटेंट। हम जब डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे होते हैं तो हम कंटेंट को क्या कर रहे होते हैं, वेरीफाई। कैसे? हम क्लासरूम का चक्कर लगाते हैं, हम देखते हैं बच्चे ने अच्छा कॉपी पेस्ट किया है या नहीं, उसमें तो नहीं कोई गलती कर दी जो मैंने लिखवाया वो, साथ ही खड़क करके हम उसके कान के नीचे देंगे कि मैंने क्या लिखा और तुमने क्या लिखा है। तो इस अप्रोच की बजाय एक्टिविटीज
एक्टिविटीज दैट इन्वेस्टिगेट एंड एनालाइज क्वेश्चन, ऐसी एक्टिविटीज करनी होंगी जिसमें बच्चा ना सिर्फ तहकीक करे बल्कि क्या करे, आंसर को एनालाइज करे। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन कन्फाइंड टू वन क्लास पीरियड, याद रखिएगा बजाय इसके कि आप इन्वेस्टिगेशन को एक पीरियड के अंदर करवाएं तो उसको कम से कम 3-4 पीरियड्स के अंदर आपने डन करवाना है, ठीक है। उसके बाद प्रोसेस स्किल्स आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, इस पे नहीं फोकस करना, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्किल नहीं होना चाहिए, इन कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, मतलब जो आप पढ़ा रही हैं उससे रिलेटेड होना चाहिए। उसके बाद एम्फसाइजेस ऑन इंडिविजुअल प्रोसेस स्किल सच एज ऑब्जर्वेशन, नो मल्टीपल प्रोसेस स्किल, नॉट सीक्वेंशियल पैरेलल, व्हाट आई सेड, नॉट सीक्वेंशियल पैरेलल अप्रोच, प्रोवाइडिंग आंसर टू क्वेश्चन अबाउट कंटेंट। हम क्या करते हैं, हम यही नहीं करते कि हम बच्चे को क्या करते हैं, कंटेंट के आंसर प्रोवाइड कर देते हैं, नो, communicating explanation, analyzing and synthesizing, no, after defending conclusion, not without conclusion, after defending, बच्चे इस काबिल हो कि बच्चे ने जो लिखा है वो उसको डिफेंड कर सके। आपने बच्चे को कहा कि नाराज का जुमला लिखें, अब सारे बच्चों ने, आपने लिखवा दिया मैं कल से नाराज हूं, सारी क्लास ने क्या लिख दिया है, मैं कल से नाराज हूं। आप लिखे मैं कल से नाराज हूं और बाकी बच्चों को कहें खुद सोच के लिखे, और फिर जब आप पूछें कि आपने क्यों लिखा है तो बच्चा बकायदा अपने कंक्लूजन को डिफेंड करने के काबिल होना चाहिए। उसके बाद एनालाइजिंग एंड सिंथेसाइजिंग डेटा विदाउट डूइंग फ्यू इन्वेस्टिगेशन इन ऑर्डर टू लीव टाइम, नो, मोर इन्वेस्टिगेशन, मोर इन्वेस्टिगेशन, मोर इन्वेस्टिगेशन। ये लफ्ज इन्वेस्टिगेशन कहाँ पे इस्तेमाल होता है, इंग्लिश में, उर्दू में, साइंस। साइंस सिर्फ क्या कहती है कि आपने इन्वेस्टिगेट करना है। उसके बाद कंक्लूजन इंक्वायर विद द रिजल्ट, नो, अप्लाई द रिजल्ट ऑन एक्सपेरिमेंट। हमने क्या किया है, हम क्या करते हैं कि हम कंक्लूजन के जरिए क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट देते हैं, नहीं, हमने उस कंक्लूजन को उठा के किस पे डालना है, एक्सपेरिमेंट के अंदर डालना है। उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ मटेरियल एंड इक्विपमेंट्स, वो कहते हैं नहीं, अब ये खुद हो जाता है, मैनेजमेंट इक्विपमेंट्स एंड मटेरियल, ये आपके वो जो लैब अटेंडेंट है उसका काम है, आप किसकी मैनेजमेंट करेंगे, मैनेजमेंट ऑफ आइडियाज, मैनेजमेंट ऑफ आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन। आपको पता है हम 9th 10th में काम 360 डिग्री पे मुख्तलिफ कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, जो किताब पढ़ानी थी हमने उसको प्रैक्टिकल में डाल दिया और प्रैक्टिकल को नॉलेज में डाल दिया। होना तो ये चाहिए था कि आपका नॉलेज का 30 नंबर का पेपर होना चाहिए था जैसे प्रैक्टिकल का होता है, और आपकी पूरी बुक क्या होनी चाहिए थी, प्रैक्टिकल बेस होनी चाहिए थी, और पूरा साल उसी पे काम होना चाहिए था, किस पे, प्रैक्टिकल वाली कॉपी पे। यही वजह है कि हम साइंटिस्ट नहीं बना पा रहे, क्योंकि हमारा सिस्टम 360 डिग्री पे डिफरेंट है। जो करने वाला काम है हम वो करवाते ही नहीं, हम कहते हैं नंबर लगवा लेंगे इसके। तो असल तो क्या है, वाइवा है, जिसमें आप किस किस को वाइवा का पता है, वाइवा में किस तरह से सवाल होते हैं, शाबाश, कंसेप्चुअल बेस होते हैं, उनको कहते क्या हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन। जो वाइवा में आपसे सवाल किए जाते हैं कौन से होते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। अब वो वाइवा तो हम करवाते ही नहीं है, वो प्रैक्टिकल की कॉपी तो हम करवाते ही नहीं है, एक्सपेरिमेंट तो हम करवाते ही नहीं है। हम कहते हैं कॉपी भी बनी बनाई मिल जाएगी, आप फिक्र ना करो, आप सिर्फ ये रटा लगाओ और 100/100 नंबर ले लो, राइट नो। अब ये स्टूडेंट गेन अ ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पर्पस ऑफ द लर्निंग। Inquiry allows teacher to create a framework where student understand how and why to ask the question. क्या है, इंक्वायरी अलाउस टीचर कि एक ऐसा फ्रेमवर्क डिजाइन किया जाए जिसमें स्टूडेंट अंडरस्टैंड हाउ एंड व्हाई टू आस्क द क्वेश्चन, कैसे और क्यों सवाल को पूछना। एक ऐसा फ्रेमवर्क टीचर डिजाइन करने में क्लास में काबिल हो जाए। उसके बाद
व्हाई टू आस्क, उसके बाद रिफ्लेक्ट ऑन द लेसन एंड एक्सप्लेन व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग प्रमोट्स अ क्रिएटिव लर्निंग एनवायरनमेंट, स्टूडेंट इंटरेक्ट पर्पसफुली। अब स्टूडेंट जब आपसे इंटरेक्ट करेंगे ना, वो पर्पसफुली इंटरेक्ट करेंगे। अब वो टूल मैं आपको दिखा देता हूं। ये वो टूल है। अब ये टूल आपकी क्लासरूम के अंदर लगा हुआ। अब ये टूल बच्चे के एथिक्स एंड वैल्यूज और मैनर्स, गुड वैल्यूज, सारी चीजों को डेवलप करेगा। जब आपके बच्चे को क्या पता चल जाएगा कि मैंने गुड क्वेश्चन कौन सा होगा, जब आप बच्चे को क्लास में बार बार बताएंगे। ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है, गुड क्वेश्चन शुड बी रेलिवेंट एंड इन अ क्लियर एंड सिंपल लैंग्वेज। द क्वेश्चन शुड बी कंसाइज, avoiding any extra detail. The question should stimulate thinking. The question should be guide but not leading. सवाल ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें आप भी साथ बन के बैठ जाए, बल्कि वो क्या होना चाहिए, गाइड करने वाला होना चाहिए। Question should be one dimensional. Question should be, should not, cannot be too personal. ये वो पैरामीटर्स हैं जो हम जब साइंस पढ़ाने जा रहे होंगे, तो अगर हर क्लासरूम में लगे होंगे तो ये बच्चे की प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे कि हम कौन सा सवाल कर सकते हैं और कौन सा। वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी जब सवाल कर रहे होंगे तो वो क्या होगा, क्वेश्चन शुड बी रेलिवेंट, रेलिवेंट सवाल करेगा, वो सादा लैंग्वेज में सवाल करेगा, वो कंसाइज सवाल करेगा, वो ऐसा सवाल करेगा जिसमें क्या होगी, तहरीक हो रही होगी थिंकिंग की। वो क्या करेगा, ऐसा सवाल करेगा जिसमें वो सबका वालिद नहीं बन रहा होगा। तो यही हमारे माशरे के अंदर कुछ चीजें हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है, स्टूडेंट शुड बी इनवाइटेड टू फॉर्मुलेट क्वेश्चन दैट अकर टू देम, दे वॉच एंड आफ्टरवर्ड एक्सप्लेन। तो ये एक पेज, ये एक पैरामीटर हर बच्चे को पता होना चाहिए, हर टीचर बार बार इसको एड्रेस करे, और हर टीचर, और दिस इज कमिंग फ्रॉम द करिकुलम ऑफ द साइंस, ये साइंस के करिकुलम में से आया है। जो मैं आपसे डॉक्यूमेंट शेयर करने जा रहा हूँ, दिस इज आल्सो फ्रॉम द करिकुलम ऑफ द साइंस। उसके बाद एक और चीज, कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशंस किस तरह आपने करनी है। वन स्टूडेंट हैव डिसाइडेड ऑन क्वेश्चन एंड हाइपोथेसिस they wish to address, they should be encouraged to design experiment that test their hypothesis. अब क्लासरूम में हम ऐसा एटमॉस्फेयर डेवलप करेंगे जिसमें अगर बच्चा कोई स्टेटमेंट देता है तो उसका हाइपोथेसिस बनाता है, तो उस हाइपोथेसिस से क्या करने के काबिल हो जाए। लेकिन वो तब काबिल होगा जब मेरा टीचर से काबिल होगा, मेरे टीचर को पता होगा कि मैंने स्टेटमेंट को हाइपोथेसिस में कैसे चेंज करना है, और हाइपोथेसिस को किस में चेंज करना है, एक्सपेरिमेंट के अंदर कैसे चेंज करना है। As students conduct their experiment, the teacher should continue in a role of mentor or facilitator. खुद ना करके दिखा दे सारा कुछ, उसको कहे खुद से करे, खुद से करे, खुद से करो, ठीक है। और साथ खड़े होकर एक मेंटोर का रोल प्ले करे, गिविंग एज लिटिल डायरेक्शन एज, जितनी कम डायरेक्शन दे सकती है। दिस इज ऑल टॉकिंग अबाउट एक्सपेरिमेंट्स। जब और साइंस क्लास में सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, एक्सपेरिमेंट्स। अब देखिए साइंस इज बड़ी मतलब थारोली कनेक्टेड विद द सोशल साइंसेस, विद द सोशल स्टडीज। उसके बगैर इनकम्प्लीट है हमारी साइंस। इसीलिए 1, 2, 3 के अंदर इनको इंटीग्रेट किया गया, 4, 5 के अंदर इनको अलग अलग डिसिप्लिन के तौर पे पढ़ाया गया, क्योंकि आगे जाके सोशल स्टडी, ज्योग्राफी और उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, उस वो साइंस में से बाहर आ जाएगी, राइट नो। उसके बाद when working with younger, shy, enlightened students and with those who are new to this sort of approach, teacher can ask leading question. हाँ, आप spoon feeding कर सकते हैं सवालों के अंदर, आप बच्चों को खुद सवाल उसके मुंह में दे सकते हैं, उन बच्चों को जो नए हैं इस अप्रोच के अंदर, जिनको पता नहीं है कि आपकी टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या है, जो दूसरे स्कूलों से कैटर होके आपके पास आ गए, ताकि वो भी क्वेश्चनिंग करना शुरू कर दे। तो वहां पे टीचर क्या करे, स्पून फीड देम क्वेश्चन टू गेट अप स्टार्टेड, स्पून फीड करे ताकि वो भी सवाल करना शुरू कर दे। ऑब्जर्व करें कि क्लास में कौन कौन सवाल नहीं करता, तो जो जो सवाल नहीं करता तो उसको स्पून फीड करें। आपने कभी सवाल नहीं पूछा,
अच्छा आप ये सवाल पूछे, अच्छा इनसे पूछे, अपने पीर से पूछे, अपने दोस्तों से पूछे। लर्निंग बाय डूइंग अप्रोच, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, एक्टिविंग द लर्नर्स इन लर्निंग। वही बात, बॉडी एंड माइंड दोनों को अडॉप्ट करवाएं। ये भी एक स्ट्रेटेजी है। ये वो स्ट्रेटेजी है जो आपकी पहली टीचिंग मेथोडोलॉजी को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे बाय डूइंग अप्रोच। अच्छा, बाय डूइंग अप्रोच में व्हाई लर्निंग बाय डूइंग अप्रोच, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमने बाय डूइंग अप्रोच से क्यों हम करना चाहते हैं। याद रखिएगा, ये जो आज हमारा सेशन होगा, जो लोग सिर्फ आज जिन्होंने रीडिंग की है तो उसका मतलब ये है कि उन्होंने 20% लेक्चर का हिस्सा गेन किया है। जिन्होंने सिर्फ इसको देखा है बैठ के तो उन्होंने भी कुछ ना कुछ गेन कर लिया है। कितना? 20%। जिन्होंने सुना है सिर्फ इसको उन्होंने भी कुछ ना कुछ गेन कर लिया है, 20%। लेकिन जिन लोगों ने इसको सुना और प्रॉपरली देखा है उन्होंने 50%, और जिन्होंने सुना, देखा और डिस्कस किया है, सुना, देखा और 70%, और जिन्होंने इस लेक्चर को सुना भी है, देखा भी है, प्रैक्टिस भी की है, डिस्कस भी किया है और टीच भी किया है, उन्होंने 90%। तो हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, ये चीज भी आपके बच्चों को पता होनी चाहिए, और इसको भी अपनी क्लासरूम की नोटिस बोर्ड की जीनत बनाए कि जो बच्चा सिर्फ देख रहा है, जो बच्चा सिर्फ सुन रहा है, जो बच्चा सिर्फ सी, रीड, हेयर, सी एंड हेयर, सी एंड हेयर एंड डिस्कस, सी एंड हेयर एंड प्रैक्टिस एंड टीच, ये वाला मयार हमने सेट करना है। जिसको ये चीजें क्लियर होगी, ये जो मैंने अभी आपको बताई हैं, advantages of learning by doing approach, multiple teaching learning methods can be integrated, always student। अच्छा, अब मैं आपको उस चीज में लेके जा रहा हूं जिसको अब्सॉर्ब करना आसान नहीं है। ये सारी चीजें थी अंडरस्टैंडिंग वाली। मैंने आपको जितनी चीजें करवाई वो सारी किससे रिलेटेड थी? नॉलेज आपको कहां पे मिल जाएगा? बुक से मिल जाएगा, कैरिकुलम से मिल जाएगा। क्या मुझे सेपरेट से वो नॉलेज, अब मैं आपको एक सेपरेट से नॉलेज के ऊपर कुछ स्लाइड्स दिखाने जा रहा हूँ। ये वो स्लाइड्स हैं जो लास्ट प्रेजेंटेशन हमारी साइंस के ऊपर हुई थी, उसके अंदर हमने डिस्कस की थी, लेकिन उसके रिजल्ट्स नहीं आ पाए थे क्योंकि बैक एंड पे ये चीजें मौजूद नहीं थी। याद रखिएगा, टीचिंग ऑफ साइंस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आपकी टीचिंग मेथोडोलॉजी और दूसरी इंपॉर्टेंट आपकी टीचिंग स्ट्रैटेजीज है कि ये टीचिंग मेथोडोलॉजी है। टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या है कि आपने माइंड और बॉडी को क्या करना है, इन्वॉल्व करना है। जिसका माइंड और बॉडी इन्वॉल्व होगा उसमें इंडिकेटर कौन से होंगे कि वो अपने सेंसेस का भी इस्तेमाल कर रहा होगा, अपने इमोशंस का भी इस्तेमाल कर रहा होगा, अपने रिसेप्टर्स का भी इस्तेमाल कर रहा होगा। और स्ट्रेटजी कौन सी अडॉप्ट होगी? बाय डूइंग अप्रोच, ये वाली स्ट्रेटजी। और बाकी सारों को करने के लिए कौन सी स्ट्रेटजी होगी? इंक्वायरी बेस्ड टीचिंग। आपको कैसे पता चलेगा कि आपका लेक्चर इंक्वायरी बेस्ड है या नहीं है? बच्चे क्वेश्चंस करेंगे, और कौन से क्वेश्चन करेंगे? ओपन एंडेड क्वेश्चन। कैसे होंगे? सॉरी, रेलिवेंट होंगे और सिंपल होंगे, सिंपल लैंग्वेज के अंदर होंगे, और कंसाइज होंगे, और एक चीज नेगेटिव के अंदर है, बाकी सारी पॉजिटिव के अंदर है, बस याद रखना है। क्वेश्चन कैन नॉट बी सवाल पर्सनल नहीं होगा, सवाल रेलिवेंट होगा, कंसाइज होगा, ठीक है। इसमें जो इंपॉर्टेंट स्लाइड्स हैं वो आपसे शेयर की जाएगी, इंपॉर्टेंट स्लाइड्स आपके साथ शेयर की जाएंगी। सारी शेयर भी कर दूंगा तो फायदा नहीं होगा। जैसा टीचिंग मेथोडोलॉजी वाली, टीचिंग स्ट्रेटेजीज वाली, ठीक है। और दो टूल्स कि क्वेश्चन कैसा होना चाहिए, और सुनने से क्या होता है, देखने से क्या होता है, सुनने और देखने से क्या होता है,
तो ये स्लाइड्स आपके पास हर वक्त मौजूद होनी चाहिए। नाउ वी आर गोइंग इनटू द करिकुलम ऑफ द साइंस 4 एंड 5 6 7 8, हम उसमें प्रोग्रेस करने लगे। यहां तक अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछे, इतने में वो प्रेजेंटेशन निकाल सोचे। एक फेज सर मुकम्मल हो गया, अब दूसरा फेज पहले साइंस की टीचिंग मेथडोलॉजीज, साइंस की स्ट्रेटजीज, और उससे पहले साइंस और सोशल स्टडी को कंबाइन क्यों किया गया, ताकि बच्चे का बिहेवियर बन सके। ठीक है, वही चीज़ें आगे साइंस में प्रोग्रेस होती हैं जाके। असल चीज़ मैंने दे दी है,